हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं फंड फ्लो एनालिसिस का सेकंड वीडियो और लास्ट वीडियो है। अब देखिए, पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको बताया कि फ़ंड क्या होता है, फंड फ्लो क्या होता है और फंड फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट क्या है। फिर उसके बाद हमने फॉर्मेट देखा था, तो उसमें हमने दो फॉर्मेट देख लिए थे जो कि मेन अपने क्वेश्चन के पार्ट होते हैं। एक तो आपने देखा था स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। फिर आपने फंड फ्लो स्टेटमेंट का जो ये फॉर्मेट आपको दिख रहा है इस टाइप का, ठीक है। या तो हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से आपने वो वर्टिकल फॉर्मेट भी कवर कर लिया था जो आप ऊपर देख सकते हैं। ठीक, ये था जिसमें सोर्सेज और एप्लीकेशन एक तरीके से वर्टिकल फॉर्मेट में दे रखे थे, और ये एक तरीके से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो गए। टी फॉर्म में जनरली हमने देखा था, तो एक रिपोर्ट फॉर्म में था और एक टी फॉर्म में था। देखिए, जब आप इसमें देखते हैं जितने भी पार्ट, तो आपको मेन कंटेंट इसमें क्या दिखता है? फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन। अब देखिए, ये बाकी पार्ट तो नॉर्मल है, फिर भी एक बार जो मैंने बताया मैं आपको ऊपर ऊपर से बता दूंगा सारा पार्ट, क्योंकि ये मैंने पूरा का पूरा डिटेल में नीचे कवर कर रखा है। तो इसकी हम सारी अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, क्या क्या है इसका मतलब। वैसे तो आपको आता ही है, लेकिन फिर भी एक तरीके से आपको क्या हो जाएगा, देखो पीडीएफ देखोगे, उसमें कुछ पॉइंट आप भूल गए तो आपको उससे पता चल जाएगा कि हाँ, सर ने बताया था कि ये फ़ंड का पार्ट नहीं है, ये तो नॉन फंड से रिलेटेड है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन करंट से नॉन करंट हो रहा है, जबकि सर ने तो क्या बताया था, नॉन करंट और करंट अपोजिट होने चाहिए, ठीक है। फिर सर ने डिविडेंड और टैक्स का पार्ट भी लिया था, तो सर ने डिटेल में बता दिया था कि अगर एप्लीकेशन में पेमेंट और डिविडेंड और टैक्स आ रहा है, इसका मतलब ये इसको नॉन करंट लायबिलिटी मान रहा है। क्योंकि आप देखिए, जब भी आप पे करते हो तो टू बैंक करते हो, तो ऊपर जनरली डिविडेंड को या टैक्स को क्या मान के चल रहा है, ये नॉन करंट मान के चल रहा है। तो वो कब मानेंगे? जब हम एप्रोप्रिएशन मानेंगे। तो जैसे आप रिजर्व को एप्रोप्रिएशन मानते हो तो आपको पता है कि नॉन करंट, तो वैसे डिविडेंड टैक्स को आपने क्या मान लिया? एप्रोप्रिएशन के फॉर्म में मान लिया, तो वो क्या हो गया? नॉन करंट लाइबिलिटी के फॉर्म में हो गया। तो जैसे ही नॉन करंट से करंट करोगे तो आपका यहाँ पार्ट आएगा। पर आपको पता है कि जितना आप प्रोविजन यानी प्रपोज डिविडेंड या प्रोविजन फॉर टैक्स पीएनएल से चार्ज करते हो, तो आप पीएनएल में दिखाओगे दिखाओगे, ठीक। अब आप बोलोगे सर, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बन रहा है तो वो क्यों नहीं दिखाते? वो एप्रोप्रिएशन है क्या? नहीं, क्योंकि वो डेटर में से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। या आपको पता है कि वो लाइबिलिटी में अलग से दिखता है। तो अगर जब भी करंट असेट के प्रोविजन बन रहे हैं तो वो स्टेटमेंट में से ही कम हो जाते हैं। जब भी मैं स्टेटमेंट बोलूँ, मतलब शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, क्योंकि मैं फंड फ्लो स्टेटमेंट अलग से नाम बोलता हूँ पूरा। तो जब भी मैं स्टेटमेंट या शेड्यूल बोलूँ तो मतलब वो वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल में से ही कम हो जाएगा। तो याद रखना, करंट असेट के जो भी प्रोविजन बनते हैं वो या तो उस करंट असेट में डायरेक्ट लेस हो जाते हैं, या अलग से लाइबिलिटी में चार्ज होके वहाँ पे लेस हो जाते हैं। तो आपका वर्किंग कैपिटल सेम ही आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप फंड फ्लो स्टेटमेंट में कोई भी दिखाओगे तो वो कब ये दिखा सकते हो, अगर आपने एप्रोप्रिएशन माना। लेकिन अगर आपने इनको भी चार्ज माना, तो इनको भी आपको क्या करना है, जैसे आपने वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिखाया, वैसे ही आपको क्या करना है, शेड्यूल में दिखाना है या स्टेटमेंट में, मतलब चेंज इन वर्किंग कैपिटल में दिखाना है। और आपको दो जगह एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, एक तो एप्लीकेशन में और एक आपको पीएनएल में। जो एडजस्टेड पीएनएल बनता है, अब वो क्यों बनता है आपको पता है? या तो ट्रेडिंग प्रॉफिट निकालना या ट्रेडिंग लॉस। ट्रेडिंग प्रॉफिट सोर्स की बात करता है और ट्रेडिंग लॉस एप्लीकेशन की बात करता है। आप खुद सोचिए कि अगर आपके बिजनेस के ऑपरेशन के थ्रू जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है, तो वो आपका क्या है, सोर्स है। और मैंने ये भी बताया था कि देखिए, अगर किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन से अगर आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ फंड, ठीक है। याद रखना, किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन, इन बिजनेस ट्रांजेक्शन के थ्रू अगर आपकी वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ का टोटल ज़्यादा और यहाँ का टोटल कम, तो यहाँ दिखाएंगे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ ले कि इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, जो नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है, वो कहाँ शो होती है, तो आप क्या बताओगे, एप्लीकेशन में। डिक्रीज कहाँ शो होती है, यहाँ पे। मैंने आपको बताया था ABCDEFGHI, डी और आई, समझ गए। तो थोड़ा थोड़ा मैंने आपको हिंट दे दिया। और देखिए, मैंने कवर भी कर रखा है पीडीएफ में, एक बार पढ़ के देखना, आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। सोर्सेज ऑफ फंड में जनरली आप देखोगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन और ट्रेडिंग प्रॉफिट का पार्ट दे रखा है। और हाँ, इसके बाद मैं इलस्ट्रेशन कवर करूँगा, और उसके बाद थ्योरेटिकल दो पार्ट बचे हुए हैं, एक तो इंपॉर्टेंस का पार्ट बचा हुआ है या सिग्निफिकेंस जिसको आप बोल दीजिए, और एक बचा हुआ है लिमिटेशन का। तो देखिए, फंड फ्रॉम ऑपरेशन में ये क्या बोल रहा है मैं ये बता देता हूँ, फिर एक बार आप पढ़ के खुद देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ये बोल रहा है जो ट्रेडिंग प्रॉफिट, या हम बोल सकते हैं कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं जिससे प्रॉफिट निकला। तो जो प्रॉफिट निकला है वो बिजनेस का क्या है, एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंड है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी हम सेल की बात करते हैं तो सेल किसको दिखाता है, इनफ्लो ऑफ फंड को दिखाता है। और जब भी हम एक्सपेंस की बात करते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को दिखाते हैं, तो वो किसको दिखाता है, आउटफ्लो को दिखाता है, ठीक है। बिजनेस के क्या दिखाता है, आउटफ्लो को। अगर इनफ्लो का पार्ट ज़्यादा है और आउटफ्लो का पार्ट कम, तो हम क्या बोलेंगे, नेट इनफ्लो हुआ है, यानी पॉजिटिव हुआ है, तो सोर्स ऑफ फंड की बात कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर ये पार्ट ज़्यादा है, एक्सपेंस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और सेल कम है आपकी, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, आउटफ्लो ज़्यादा हुआ है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ फंड का पार्ट है, यानी लॉस है।
तो हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग लॉस आपको देखना है। तो अगर आप सीधी अप्रोच से कर रहे हो तो आपको बस क्या करना है, सेल प्लस ऑपरेटिंग इनकम ये देख लेना है और माइनस कर देना है जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर पॉजिटिव आ रहा है, लॉस आ रहा है यानी नेगेटिव आ रहा है तो वो लॉस को डिनोट करेगा, और लॉस को डिनोट करेगा तो वो एप्लीकेशन ऑफ फंड में जाएगा, और पॉजिटिव आ रहा है तो वो फंड फ्रॉम ऑपरेशन को डिनोट करेगा, ठीक, और वो कहाँ दिखाएंगे, सोर्स ऑफ फंड में दिखाएंगे। यही बोल रहा है। अब देखो ये बोल रहा है कि पर ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। आप अगर पीएनएल अकाउंट देखते हो बैलेंस शीट में तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑपरेटिंग है। इसका मतलब क्या है कि उसमें सारा एडजस्टमेंट हो चुका है। इसका मतलब ऑपरेटिंग का भी हो चुका है और नॉन ऑपरेटिंग और नॉन फंड से रिलेटेड आइटम का भी हो चुका है। नॉन फंड से रिलेटेड आइटम की हो चुका है। नॉन फंड का मतलब क्या होता है, जनरली जिसमें नॉन करंट और नॉन करंट ट्रांजैक्शन आते हैं तो हम क्या बोलते हैं, वो नॉन फंड से रिलेटेड। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि देखो आप अगर गुडविल को राइट ऑफ करते हो तो आप क्या करते हो, पीएनएल टू गुडविल, पीएनएल टू गुडविल। अगर आप है ना डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ करते हो तो आपको पता है कि डेप्रिसिएशन भी क्या है, एक तरीके से नॉन करंट माना जाता है। डेप्रिसिएशन हॉट टॉपिक है कि वो सोर्स ऑफ फंड है या नहीं है। तो जनरली क्या है, डेप्रिसिएशन को मैं सोर्स ऑफ फंड नहीं मानता, इसलिए अपन सोर्स ऑफ फंड में उसको नहीं दिखाते हैं, और वो पीएनएल से अपन क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो इसका मतलब वापस से उसको क्या कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या निकालने के लिए, फंड फ्रॉम ऑपरेशन या ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए। मैंने उसके डिटेल में लाइनें लिखी हुई है तो पढ़ के देखना, आपको समझ में आएगी। तो ये बोलना चाहता है कि जो भी नॉन फंड या नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, अगर वो डेबिटेड किए गए हैं या क्रेडिटेड, क्रेडिटेड मतलब बाय साइड में इनकम के फॉर्म में दिखाए हैं और टू साइड में अगर एक्सपेंस के फॉर्म में दिखाए हैं, तो आपको उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये सारे नाम दे रखे हैं, ये आप पढ़ के देखना। पर देखिए इससे रिलेटेड ही मैंने क्या कर रखा है, ये फॉर्मेट बना रखा है। तो ये फॉर्मेट देखेंगे, इससे अपन को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के दो मेथड है। आपने जनरली जब भी अपनी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में या जो भी पार्ट में कवर कर रखा है तो ज़्यादातर आपको फॉर्मेट बनाना अच्छा लगता होगा, ऐसा यानी अकाउंट बनाना अच्छा लगता होगा टी शेप का। मेरे को तो एडजस्टेड पीएनएल बनाना बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसके थ्रू क्या आइडिया होता है, देखिए जैसे आपको पता है कि अगर एक बैलेंस शीट दे रखी है आपके क्वेश्चन में और बोल रखा है कि पीएनएल का बैलेंस दे रखा है 2019 का और 20 का, तो अगर आपको ये दे रखा है 2019 का 20,000 है और 2020 का 30,000 है, तो आप क्या करोगे, जो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो कितना लिख दोगे, 30 लिख दोगे। ठीक है, और टू बैलेंस कैरिड डाउन क्या लिख दोगे आप, गलत बोलिए कि नहीं, 2019 का 20 लिख दोगे यहाँ पे और यहाँ पे 30 लिख दोगे। यानी ओपनिंग यहाँ पे लिख दोगे आप कितना, 20, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। अब आप क्या करोगे, जो भी आपको मैंने नीचे सिखाया या मैं सिखाऊंगा अभी कि जितने भी आपके नॉन फंड और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है आप लिखते गए, टू गुडविल, ठीक है, टू इंटेंजिबल एसेट्स जो राइट ऑफ कर दी गई, टू रिजर्व के पार्ट जो कि वापस से आपको क्या करना है, ऐड करने हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो एक तरीके से क्या है, एप्रोप्रिएशन के बाद है। तो आपको क्या लेना है, एप्रोप्रिएशन से पहले। आपको पता है ना इसका डिफरेंस जो है वो क्या कहलाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एप्रोप्रिएशन कहलाता है। तो आपको जनरली क्या करना पड़ता है, वो एप्रोप्रिएशन ऐड करना पड़ता है। टैक्स को अगर आपने एप्रोप्रिएशन माना है तो टैक्स को भी ऐड करना पड़ेगा, डिविडेंड को एप्रोप्रिएशन माना है तो डिविडेंड को भी ऐड करना पड़ेगा। जनरली मैंने क्या बताया, मैं डिविडेंड को करंट लायबिलिटी मानता हूँ, तो मैं कहाँ पे दिखाता हूँ उसको, शेड्यूल में, मतलब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में। तो मुझे फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी दिखाने की जरूरत नहीं है और फंड फ्रॉम ऑपरेशन में भी दिखाने की जरूरत नहीं है। पहले मेथड में क्या बोल रखा है, जो मैंने आपको ऊपर ऊपर बताया कि सेल ले लो, यानी नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस का जो पार्ट है उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, सिर्फ नॉर्मल सेल ले लो, उसमें ऑपरेटिंग इनकम ये दिखा दो आप और उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर दो। तो आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस का पार्ट आ जाएगा जो कि बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड होगा। इसमें आपको कोई एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बी पार्ट है वो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एग्ज़ाम में जब भी वो बड़े क्वेश्चन करते हैं तो बैलेंस शीट में पहले से ही पीएनएल का पार्ट दे रखा होता है। तो जब भी पीएनएल का पार्ट दे रखा होता है तो इसका मतलब वो एडजस्टमेंट के बाद है। तो उन्हें क्या करना है, एडजस्टमेंट से पहले लेके आना है। आपने कैश फ्लो पढ़ा हुआ है तो आप जनरली क्या करते हो, पीएनएल का 2 ईयर का अगर डिफरेंस है वो लेते हो, तो उसके बाद क्या करते थे, जितने भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम है वहाँ हम क्या बोलते थे, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग, उनको ऐड करते थे। ठीक है, एक्सपेंसेस को और इनकम को क्या करते थे, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग लेस, जिससे क्या आता था आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो यहाँ पे भी सिमिलर ही है। अब ये बोल रहा है कि जो सेकंड मेथड है जो जनरली यूज़ होता है, जो किससे रिलेटेड होता है, जिसमें आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का फिगर दिया हुआ होता है, यानी पहले से ही पीएनएल अकाउंट बना हुआ होता है, उसके थ्रू आपको क्या निकालना पड़ता है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना पड़ता है। तो एक तो आपका फॉर्मेट के फॉर्म में ऐसे, जिसको आप बोल सकते हो रिपोर्ट फॉर्म में एक तरीके से, और एक आपका टी शेप में होगा जिसे हम बोलते हैं एडजस्टेड पीएनएल।
अब देखिए यहाँ पे आपको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल दे रखा है, जैसे मैंने बताया था 2019 का 20,000 प्रॉफिट है और 2020 का 30,000 प्रॉफिट है, तो यहाँ पे आप 30 दिखा दीजिए। और जैसे आप एडजस्टमेंट करने के बाद मतलब नॉन फंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम जो कि आपने एक्सपेंस के फॉर्म में, या आप बोल सकते हो कि जो आपने चार्ज करने के फॉर्म में कि पीएनएल से लेस कर दिए थे, तो वो वापस से ऐड करने पड़ेंगे। ठीक वैसे ही अगर आपने बाय साइड में जो दिखाया नॉन फंड और नॉन ऑपरेटिंग जो कि आपको नहीं करने थे ऐड, तो वो आपको क्या करने हैं, लेस करने हैं। अब देखिए गलती कुछ नहीं है आपकी, पीएनएल दिखाते हो तो बिल्कुल सही दिखा रहे हो ये भी, लेकिन आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट निकालने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए या ट्रेडिंग प्रॉफिट चाहिए, इसलिए हम ये एडजस्टमेंट करते हैं। समझ गए? तो यहाँ पे देखिए क्या क्या बोल रखा है, डेप्रिशिएशन एंड डिप्लीशन जो कि नॉन ऑपरेटिंग या नॉन फंड से रिलेटेड है। ज़्यादातर इसको क्या बोलते हैं हम, डेप्रिशिएशन को नॉन फंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए जब भी मैंने बताया नॉन करंट से नॉन करंट, डेप्रिशिएशन क्या होता है, नॉन करंट माना जाता है। डेप्रिशिएशन टू फिक्स एसेट, फिक्स एसेट नॉन करंट होती है। और डेप्रिशिएशन को 99% केसेस में क्या माना जाता है, नॉन करंट माना जाता है या नॉन फंड से रिलेटेड माना जाता है। होता तो नॉन कैश है, आपको पता है क्यों, क्योंकि देखिए कैश कहाँ जा रहा है, लेकिन आपको पता है कि इस एक्सपेंस से कैश पे हो रहा है क्या, नहीं। ये बताओ कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, करंट लाइबिलिटी बताओ, कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है कि एक्सपेंस से, नहीं। तो जैसे आप नॉर्मल सैलरी देखते हो, अगर आपने पे नहीं करी तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगी, यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि नहीं। तो आपको पता है कि ना तो इससे कोई एक्सपेंसेस कैश में क्रिएट हो रहे हैं, ना आपकी कोई करंट लाइबिलिटी का पार्ट क्रिएट हो रहा है, ये आपने देखा होगा। इसके अलावा मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ना आप पेमेंट कोई कैश में कर रहे हो इसका, ये भी तो मैंने बताया। तो आपको पता है कि ये नॉन फंड से रिलेटेड है, तो इसलिए आप इसको क्या करोगे, अगर ये पीएनएल से डेप्रिसिएशन लेस किया हुआ है तो वापस से क्या करोगे, ऐड करोगे। वैसे मैंने नीचे इसका डिटेल पार्ट भी कवर कर रखा है कि लिमिटेड सेंस में इसको फंड वाला भी बोला जा सकता है, यानी सोर्स ऑफ फंड में लिया जा सकता है। लेकिन देखिए नॉर्मल 99% केसेस में हमने क्या बोला कि जब भी आपका आएगा तो आप इसको सोर्स में भी नहीं दिखाओगे, एप्लीकेशन में भी नहीं दिखाओगे, यानी आप फंड फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखाओगे, आप बस पीएनएल में वापस से क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ऐड क्यों करते हो? क्योंकि जो भी नॉन फंड आइटम है जैसे आप ऐड करोगे तब जाके आपका ऑपरेटिंग पार्ट पता चलेगा। अमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्टिशियस इंटेंजिबल एसेट, ये आपको पता है, ये गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क ये इंटेंजिबल है। और फिक्टिशियस में आपको पता है प्रीलिमिनरी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डिबेंचर और शेयर इशू एक्सपेंस आ गया, अंडर राइटिंग कमीशन आ गया, ये मैंने आपको बताया था। जनरली आपको मैंने रेशो में भी समझा दिया था। एप्रोप्रिएशन मैंने आपको बोला क्योंकि देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होता है एंड रिजर्व दिया होता है, तो आपको वापस से एप्रोप्रिएशन क्या करने पड़ते हैं, जो आपने लेस किए हुए ऐड करने पड़ते हैं। तो ये देख लीजिए ना। ठीक वैसे ही मान के चलिए कि जो आपने लॉस लेस किए हैं जो भी फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट पे, तो लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर इन्वेस्टमेंट पे वो आ गया। अब देखिए डिविडेंड का पार्ट है, उसमें इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड मैंने क्या बताया कब आएगा, जब आपने एप्रोप्रिएशन माना है, यानी इसका मतलब आपने करंट लायबिलिटी के फॉर्म में नहीं लिया। अगर आप नॉन करंट लायबिलिटी के फॉर्म में ले रहे हो तो इसका मतलब आप एप्रोप्रिएशन बोल रहे हो, और अगर आप करंट लायबिलिटी के फॉर्म में बोल रहे हो तो इसका मतलब आप वर्किंग कैपिटल में दिखा रहे हो, जिसका ऊपर मैंने पिछली वीडियो में शेड्यूल आपको बता दिया था। तो याद रखना प्रोविजन फॉर टैक्स में भी यही है कि अगर आपने इसको करंट लायबिलिटी नहीं लिया मतलब आप एप्रोप्रिएशन मान रहे हो, और आप एप्लीकेशन में से भी लेस करोगे कितना, जितना पे किया है, और यहाँ पे कितना दिखाओगे, जितना पीएनएल में। अगर आपका बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है और 2 ईयर का दे रखा है, एक दे रखा है आपको 20,000 और एक आपको दे रखा है 15, ये आपका 19 का है और ये 20 का है, तो आप बताइए क्या करेंगे, आपको आता है ना ये। ठीक चलिए मैं क्या करता हूँ कि आपको MCQs में बता दूंगा पास्ट ईयर में। अभी मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स या प्रपोज डिविडेंड 2019 का 20,000 दे रखा है और 2020 का आपको 15,000 दे रखा है, ठीक है, 19 का याद रखना है कि ये आपको बताना है, ये 20 दे रखा है और 15, और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा, तो आप इनका क्या करोगे। 2019 यानी 31 मार्च 19 और ये 31 मार्च 20 का, ये 20,000 दे रखा है और ये 15,000 दे रखा है 2020 का। प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड दोनों में सेम ट्रीटमेंट होता है, अगर कुछ ना बोले तो क्या करोगे। ठीक अब आपको यहाँ पे बोल रहा है एनी अदर नॉन फंड और नॉन ऑपरेटिंग आइटम विच हैव बीन डेबिटेड टू पीएनएल। फिर इसमें से क्या करेंगे, बाई साइड की देख लेना, जो भी इनकम का पार्ट है ये रहा, जो लेस कर देंगे क्योंकि आपको पता है ये आपने क्रेडिट किया था मतलब ऐड कर दिया था। तो प्रॉफिट और गेन फ्रॉम द सेल ऑफ नॉन करंट या फिक्स एसेट, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आ गया। कभी कभी क्या होता है कि देखो आप फिक्स रेट की वैल्यू को क्या कर देते हो, अप्रिशिएट कर देते हो, सच एज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड इफ़ इट हैज़ बिन क्रेडिटेड टू पीएनएल। तो जो भी अप्रिशिएशन किया हुआ है वो वापस से हटा दोगे। डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, तो ये जनरली आपकी इन्वेस्टमेंट पे जो इनकम मिलती है, तो आपको पता है कि वो नॉन ट्रेड है, तो यानी ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं है,
क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया है शेयर मार्केट में, तो वो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं होगा, तो उस पर जो डिविडेंड मिला। एक्सिस प्रोविजन री ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, कभी कभी आप क्या करते हो, जो प्रोविजन बना लेते हो, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल एक्सिस करते हो, तो आप उसको ट्रांसफर करने के लिए क्या करते हो, टू पीएनएल। तो आपने पीएनएल में क्रेडिट किया होगा, तो वापस से क्या कर दो, लेस कर दो। क्रेडिट का मतलब आपने पीएनएल में ऐड कर दिया होगा, तो आपको हटा देना। एनी अदर नॉन ऑपरेटिंग आइटम विच हैज़ बीन क्रेडिटेड टू पीएनएल। ठीक, अब देखिए ये ओपनिंग बैलेंस आ गया, तो आप चाहे तो ये जो है ना ऊपर ऊपर का क्लोजिंग बैलेंस था पीएनएल का, और ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके, मतलब 30 माइनस 20, मेरे एग्जांपल में क्या था 20 और 30 था, डायरेक्ट 10 लिख सकते थे। अगर आपका नेगेटिव आता तो ब्रैकेट में लिख सकते थे। इस तरीके से भी आपका आ जाता, यहाँ पे आपको लेस करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपका डायरेक्ट जो भी डिफरेंस है और डायरेक्ट आपका जो आंसर है वो सीधा आपका पॉजिटिव आता, तो वो फंड जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन होता। ठीक है, यानी फंड फ्रॉम ऑपरेशन होता और आपका सोर्सेज में दिखाया जाता। अगर वो माइनस में होता आपका आंसर, जो पूरा का पूरा लेस करने के बाद, तो हम क्या बोलेंगे, फंड लॉस्ट फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन के थ्रू फंड कितना लॉस हुआ, जिसे हम ट्रेडिंग लॉस के फॉर्म में दिखा सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये वाला फॉर्मेट ये मुझे अच्छा लगता है सबसे, क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है, ये बैलेंसिंग फिगर से आ जाता है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आप बाय बैलेंस दिखाओगे और इधर आप क्या करोगे, टू बैलेंस दिखा दोगे। बाय बैलेंस में जैसे मान लीजिए कि मैंने 2019 में 20 बोला, और वहाँ पे आप नीचे क्या करोगे, अभी आप देखना टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखा होगा, यानी टू क्लोजिंग बैलेंस लिखा होगा, तो 30 दिखा देते। अब आपको बस क्या करना है, जैसे अभी आप बोले थे ना ऐड करना है ये सारा पार्ट, तो देखिए दिख रहा है ये वापस ऐड करते, ये ऐड करते, तो अपने आप ही आप जैसे लिखते, कहने का मतलब नॉर्मल जैसे आप पीएनएल से चार्ज करते हो ना, वो लिख लो, बस ये सोचते हुए कि कौन कौन से आपको ऑपरेटिंग नहीं लेने, आपको नॉन फंड और नॉन ऑपरेटिंग लेने, नॉन फंड और नॉन ऑपरेटिंग लेने। तो इसका मतलब आपको ये पार्ट लेना है। अब जैसे आप ये बोलोगे तो ये रिजर्व बिजनेस से रिलेटेड ही होते हैं, लेकिन ये नॉन फंड होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जनरली नॉन करंट से नॉन करंट का एडजस्टमेंट होता है। आप क्या बनाते हो, रिजर्व, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, तो पीएनएल खुद ही एक क्या है, रिजर्व का पार्ट है, यानी आप प्रॉफिट का हिस्सा कुछ क्या कर रहे हो, रिजर्व में डाल रहे हो। तो आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, तो नॉन करंट से नॉन करंट, तो आपको पता है तभी आपको ऊपर आना पड़ता है। तो जो नॉन फंड वाले पार्ट है या नॉन ऑपरेटिंग है, जैसे देखो लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, या हम बोल सकते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो वो आपका एक तरीके से क्या है, नॉन ऑपरेटिंग पार्ट है, तो वापस आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। डिविडेंड और देखो प्रोविजन फॉर टैक्स का जो पार्ट है, मैंने आपको बताया प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन का, वो तो कब, जब आप इसको क्या मान रहे हो, नॉन करंट लायबिलिटी मान रहे हो, मतलब एप्रोप्रिएशन। और जब भी करंट लायबिलिटी मानो, या करंट लायबिलिटी का मतलब क्या याद रखना, चार्ज, क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो वो कहाँ आता है, शेड्यूल में आता है। फिर वो कहाँ नहीं आएगा, अगर शेड्यूल में आएगा यानी वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाले शेड्यूल में आएगा, तो कहाँ नहीं आएगा, एक तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा, और एक ये एडजस्टेड पीएनएल वाले फॉर्मेट में नहीं आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई टिपिकल पार्ट नहीं है। उसका जो भी डिफरेंस है याद रखना कि यहाँ पे अगर डेबिट का साइड ज़्यादा है, ये साइड, और ये कम है, तो जो बाय साइड का पार्ट है वो क्या दिखा रहा है, बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन प्रॉफिट, क्या दिखा रहा है, प्रॉफिट, और ये कहाँ जाएगा, अपना सोर्स ऑफ फंड में। देखिए आप चाहे ऊपर देख लेना, ये लिखा हुआ है फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ये नहीं दे रखा फंड टू ऑपरेशन। यहाँ पे अगर लिखोगे तो टू फंड टू ऑपरेशन लिख सकते हो, या फंड फ्रॉम ऑपरेशन लिख के लॉस लिख सकते हो ब्रैकेट में, क्योंकि आपको पता है कि ये ज़्यादा और ये कम है। ठीक, इस तरीके से आपका पार्ट आ जाएगा। अब देखिए जो ये इशू ऑफ शेयर कैपिटल है, ये आप पढ़ के देखना। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जनरली क्या बोल रहा है कि अगर आपके साल के दौरान शेयर कैपिटल इंक्रीज हुई है, चाहे प्रेफरेंस हो चाहे इक्विटी हो, तो इसका मतलब क्या है, सोर्स ऑफ फंड का पार्ट है, यानी इनफ्लो ऑफ फंड का पार्ट है। क्योंकि आप जनरली क्या बोलोगे, जैसे पहले आपकी 10 लाख की कैपिटल थी, अब आपको है ना बैलेंस शीट में, जैसे मैं बोल सकता हूँ 2019 में 10 लाख थी, और 2020 में आपको कितनी दिखने लग गई, 15 लाख दिखने लग गई। तो 10 से 15 कितना हुआ, 5 लाख इंक्रीज़ हुआ। पर साथ में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिखने लग गया कि भाई पहले कितना था, वो 50,000 था, अब 60 हो गया, तो 10,000 वो भी बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या है, जो भी शेयर आपने इशू किए होंगे वो प्रीमियम पे इशू किए होंगे, ऐसा हो सकता है। तो आप जनरली क्या दिखाओगे, टोटल मिला के वो प्रीमियम का पार्ट भी दिखाओगे। तो अगर आपने प्रीमियम पे इशू करे तो प्रीमियम भी साथ में दिखाओ। अगर आपने डिस्काउंट पे इशू करें, शेयर वैसे क्या होता है डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, स्वेट इक्विटी को छोड़ के। डिबेंचर्स अगर आपने डिस्काउंट पे इशू करे तो वो दिखा दो, वो थर्ड वाले पार्ट में आएगा आपका। तो यही आपको बोल रखा है नीचे, सारा का सारा पढ़ के देख लेना जो मैंने बताया ये। इवन द कॉल रिसीव फ्रॉम पार्टली पेड अप शेयर, वो भी इनफ्लो की बात कर रहा है कि 10 में से अगर हमारे पास 8 रुपीज़ हमें मिले थे, क्योंकि हमने कॉल्ड अप कितना करा था, 8 रुपीज़ ही मांगा था, लास्ट की फाइनल कॉल नहीं मांगी थी। जैसे फाइनल कॉल मांग ली तो जो भी अमाउंट मिला वो भी किसका पार्ट है हमारा, नॉन करंट से करंट, या करंट से नॉन करंट, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट करंट है, और टू शेयर कैपिटल का पैसा आ रहा है या फाइनल कॉल का पैसा आ रहा है। पर बोल रहा है कि कभी कभी जो शेयर इशू किए जाते हैं वो कैश के अलावा किए जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, आपका नॉन करंट से नॉन करंट पार्ट आ जाता है, तो तब आप नहीं लेते।
अब देखिए कभी कभी क्या होता है, जो पार्टली पेड अप शेयर है, आप कंपनी क्या कर रहे हो, उसको फुली पेड अप बना रहे हो। कैसे? बोनस शेयर के फॉर्म में इशू करके, कि भाई बाकी जो शेयर है वो आपके क्या हो गए, बोनस शेयर के फॉर्म में हो गए। या जानबूझ के जो आप शेयर इशू कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, बोनस शेयर के फॉर्म में इशू कर रहे हो। तो ज़्यादातर इसकी जो एंट्री होती है वो होती है बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या होती है? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू। आप बोलोगे सर नहीं, मैंने तो ये पढ़ी हुई है कि रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बिल्कुल ठीक है। देखिए क्या होता है कि जब भी आप बोनस प्रोवाइड करते हो या बोनस देने की करते हो, तो आप क्या करते हो, जो रिजर्व है ना उतना ले लेते हो। तो आप एंट्री क्या करते हो, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, ये करते हो। रिजर्व उतना ख़त्म कर लेते हो और टू बोनस, फिर आप बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल करते हो। मैंने डायरेक्ट आपको सेकंड एंट्री बता दी, लेकिन मुझे क्या है, डायरेक्ट ये वाली एंट्री बतानी चाहिए थी, नेट इफेक्ट वाली, कि रिजर्व इतना आपका ख़त्म हो जाता है जब भी आप बोनस प्रोवाइड करते हो, और उससे अगर आपकी शेयर वैल्यू बढ़ रही है, शेयर कैपिटल एक तरीके से आपको क्या दिख रही है, हम बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ शेयर बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं? नंबर ऑफ शेयर बढ़ रहे हैं, और इक्विटी शेयर कैपिटल का पार्ट आपको दिख रहा है। तो उस केस में देखिए बोला इश्यू ऑफ शेयर और मेकिंग ऑफ पार्टली पेड अप शेयर एज फुली पेड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर इज नॉट ए सोर्स ऑफ फंड। तो सीधी सी बात है, जब रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल करोगे तो रिजर्व भी नॉन करंट और शेयर कैपिटल भी नॉन करंट। इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन करंट असेट्स, जैसे वही आपको बताया कि आपने शेयर इशू करे, किसके बदले में? आपने किसी पर्सन से, किसी से मान के चलो लैंड खरीदा, या बोल रहा है मशीन खरीदी, तो आप क्या करते हो, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, यही करते हो। अब आपको पता है कि सर आपने तो बोल दिया मशीन टू वेंडर, तो ये नॉन करंट है और ये करंट है, लेकिन आपने उसको उसके बदले में क्या दे दिए, शेयर दे दिए। तो वेंडर से वेंडर खत्म हो गया। एट द एंड बैलेंस शीट में आपको क्या दिख रहा है, मशीनरी दिख रहा है और इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रहा है। और जो इक्विटी शेयर कैपिटल का गैप दिख रहा है ना, वो उतनी मशीन से ही दिख रहा है बढ़ा हुआ, या लैंड से बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉन करंट से नॉन करंट का पार्ट है। वैसे ही डेबेंचर या लोन को अगर आप शेयर में कन्वर्ट कर दोगे तो एंट्री क्या होती है, डेबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर। तो डेबेंचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, ये बोल रहा है। तो जब भी आप डेबेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट कर लोगे तो भी हम क्या बोलेंगे, इनफ्लो फंड नहीं हो रहा। ठीक है, तो याद रखना इनफ्लो फंड का पार्ट नहीं होगा तो सोर्सेज या एप्लीकेशन कुछ भी नहीं बनेगा। यहाँ पे हम सोर्सेज का पार्ट ले रहे हैं तो सोर्सेज का पार्ट नहीं बनेगा। वैसे आपको बोल दिया इशू ऑफ डेबेंचर एंड रेजिंग ऑफ लोन, लेकिन अगर आप कैश में क्या कर रहे हो, डेबेंचर इशू कर रहे हो तो आपके पास कैश आ रहा है। अगर आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो प्रीमियम आपका जुड़ के आ रहा है। डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो डिस्काउंट लेस होके आ रहा है। तो जो भी आपका नेट अमाउंट आ रहा है या टोटल जुड़ के आ रहा है वो आपको लेना पड़ेगा। समझ गए? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेबेंचर नॉर्मल एंट्री सोच लीजिए। प्रीमियम देखना है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, डिस्काउंट देखना है तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डेबेंचर टू डेबेंचर। लोन लेना है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, एक करंट है एक नॉन करंट है। लेकिन बोल रहा है कि अगर लोन रेज किया करंट असेट के अलावा, तो करंट असेट के अलावा क्यों? क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट करंट असेट है, लेकिन उसके अलावा क्या है, देखिए सच एज फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट इनफ्लो ऑफ फंड। इसका मतलब आपने क्या करा कि जो लोन रेज किया और उसके बदले में बिल्डिंग खरीद ली, तो आप जनरली क्या कर रहे हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, ये करा। फिर आपने क्या करा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो आप चाहे काट दो और डायरेक्ट एंट्री करके देख लो बिल्डिंग टू लोन, तो आप नहीं लोगे। आपने बोला कि सर अगर मैंने ले भी लिया तो क्या होगा, एक जगह सोर्स पे आएगा और एक जगह एप्लीकेशन पे आएगा, तो सोर्स और एप्लीकेशन अपने आप कट जाएगा। जैसे देखिए 10 लाख का लोन लिया तो आपने सोर्स में दिखा दिया, और जैसे आपने 10 लाख की बिल्डिंग परचेज कर ली उतने से ही, तो आपने क्या कर दिया, एप्लीकेशन में दिखा दिया। 10 से 10 दोनों जगह ही कम हो गया, तो आपका कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा और वर्किंग कैपिटल पे कोई ज़्यादा इफेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि 10 आया और 10 गया। ठीक। फोर्थ आपको दे रखा है सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट। देखिए ये तो आपको पता ही है, लेकिन अगर आपने फिक्स एसेट की जगह फिक्स एसेट एक्सचेंज कर दी, ठीक है, जिसमें करंट एसेट का पार्ट नहीं है, तो इनफ्लो फंड नहीं होगा। अब आपको दे रखा है नॉन ट्रेडिंग रिसिप्ट। अब देखिए नॉन ट्रेडिंग रिसिप्ट में जनरली आप क्या देखते हो, डिविडेंड रिसीव्ड, रिफंड ऑफ टैक्स, रेंट रिसीव्ड, डोनेशन, गिफ्ट, डैमेजेस इन स्यूट, या जो भी आपका एक तरीके से केस हुआ कोर्ट में तो उससे रिलेटेड जो आपको डैमेज देना पड़ा, जो भी क्लेम देना पड़ा, तो ये बोल रहा है कि ये भी एक तरीके से आपके फंड बढ़ा देते हैं, तो इनको भी सोर्सेज ऑफ फंड में ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जनरली इनको मान के चलो कि ये नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन ट्रेडिंग बोल रहा है ना, तो अगर ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो थी आपकी वो पीएनएल में ऐड थी, क्या थी, ऐड थी, तो आपको क्या करना है, इनको ऑपरेटिंग यानी फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए लेस करना पड़ा, तो ये आपको हटाना पड़ा। जबकि आपको पता है कि ये नॉन ऑपरेटिंग के फॉर्म में एक तरीके से क्या हो गया, आप बोल सकते हो कि नॉन करंट हो गए ये ट्रांजेक्शन, क्या हो गए, नॉन करंट ट्रांजेक्शन हो गए। जब भी आपको पैसा मिलता है तो आप क्या करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड, टू रेंट रिसीव्ड,
तो अगर ये नॉन करंट के फॉर्म में हो गए और बैंक करंट है तो करंट से नॉन करंट, सोर्स ऑफ फंड तो होगा ही होगा। तो याद रखना नॉन ट्रेडिंग रिसिप्ट और नॉन ट्रेडिंग पेमेंट इसी टाइप से, ठीक है। नॉन ट्रेडिंग पेमेंट अभी अपना एप्लीकेशन वाले पार्ट में आ रहा है तो उसमें चले आएगा, रिसिप्ट किस में जाएगा, आपके सोर्स वाले पार्ट में। अब देखिए डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल तो मैंने आपको बताया कि जनरली यहाँ पे क्यों शो हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी मैं आपको बोलता हूँ कि अगर एप्लीकेशन का पार्ट ज़्यादा है और सोर्स का पार्ट कम, तो जो डिफरेंस का पार्ट है वो डिक्रीज में तो आएगा ही आएगा। तो एक तरीके से ये डिनोट कर रहा है कि कितना यूज़ हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन ज़्यादा हो गई, मतलब ज़्यादा यूज़ हो गया, तो तभी तो यहाँ का टोटल ज़्यादा आया और जो सोर्स ऑफ फंड साइड है उसका टोटल कम आया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमें डिक्रीज दिखाएगा वो हमेशा एप्लीकेशन का पार्ट दिखाएगा। लेकिन आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया कि डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल फंड फ्लो स्टेटमेंट में किस साइड दिखाया जाता है, तो जनरली आपको क्या बताना पड़ेगा, सोर्स ऑफ फंड में दिखाया जाता है। अगर आपसे एप्लीकेशन ऑफ फंड बोले तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, डी पहले आता है, आई बाद में आता है, ठीक है। तो डी इस साइड सोर्स में और एप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का पार्ट आ जाएगा। इफ द वर्किंग कैपिटल डिक्रीजेज ड्यूरिंग द करंट पीरियड एज कंपेयर टू प्रीवियस पीरियड, it means that there has been a release of fund from working capital and it constitute a source of fund। अगर आप नॉर्मल सेंस में बोलोगे, क्योंकि आपको पता है कि आप नेट इंक्रीज या डिक्रीज लेते हो, तो आप क्या बोलोगे, पिछले पीरियड के कंपेरिजन में इस साल यानी इस ईयर जो वर्किंग कैपिटल में डिक्रीज हुआ है वो नेट डिक्रीज को डिनोट करता है। तो जब भी आप शेड्यूल देखोगे उसके हिसाब से आपने बनाया है, यानी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल के अकॉर्डिंग, तो आपको पता चल जाएगा। अब एप्लीकेशन में देखो, जल्दी बता देता हूँ आपका, जैसे फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन है उसका उल्टा, जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन है उसका उल्टा पार्ट, सेम टू सेम। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पार्ट देखोगे तो आपको पता है कि जैसे प्रेफरेंस शेयर इशू करते थे या इक्विटी शेयर इशू करते थे, वैसे आप प्रेफरेंस शेयर को क्या करोगे, पे करोगे। अब इक्विटी शेयर तो पे नहीं करते, जनरली क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र होते जाते हैं जब तक एक तरीके से कंपनी सर्वाइव कर रही है। जबकि आपको पता है कि इसका मैच्योरिटी टर्म तो होता ही है, इसका रिडम्पशन तो होता ही है। तो इस केस में क्या होगा, ये आउटफ्लो ऑफ फंड का पार्ट बनेगा। अगर ये प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया 1 लाख रुपीज़ के प्रेफरेंस शेयर है और 10% प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, इशू नहीं बोल रहा, रिडीम इशू कर रहे हैं, तो आपका सोर्स का पार्ट था, आप रिडीम कर रहे हो तो 1,10,000 देने पड़ेंगे। तो उस केस में क्या बोल रहा है कि प्रीमियम को भी लेंगे। अगर डिस्काउंट की बात कर रहे हो कि डिस्काउंट पर रिडीम कर रहे हो, अब बताओ आप कि कोई प्रेफरेंस शेयर आप इशू कर रहे हो और डिस्काउंट पर रिडीम कर रहे हो, तो कौन खरीदेगा, वही खरीदेगा जब आपने इशू डिस्काउंट पे किया या बहुत ज़्यादा आपने कम वैल्यू पे इशू करो, जैसे 100 रुपीज़ वाले आपने 60-70 पे इशू करो। नहीं तो कोई 5 साल के लिए अपना पैसा लगाएगा और 100 वाले शेयर 100 में खरीदेगा, ऐसा हो नहीं सकता। और बाद में उसको पता चले कि जो उसको मैच्योरिटी पे पेमेंट मिल रहा है जैसे आपको, तो डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो ऐसा मुश्किल होता है। लेकिन इसमें दे रखा है कि अगर डिस्काउंट पे है तो क्या होगा, 1 लाख वाले 10% डिस्काउंट पे, तो 90,000 आप क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो। तो प्रीमियम जोड़ देंगे या डिस्काउंट को एक्सक्लूड कर देंगे, जैसा भी केस दे रखा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि अगर शेयर को रिडीम कर रहे हो किसी और के बदले में, डिबेंचर के बदले में, आपको पता है कि प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, तो ये कभी भी आउटफ्लो फंड नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि इसमें कोई करंट अकाउंट का पार्ट नहीं आ रहा, दोनों ही नॉन करंट से रिलेटेड हो रहे हैं। सेम लोन का रीपेमेंट, डिबेंचर का रीपेमेंट, ये बोला रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो जब भी आप पे करोगे तो क्या आएगा, वो एप्लीकेशन ऑफ फंड का पार्ट बनेगा। अब आपको पता है कि अगर आप डिबेंचर पे कर रहे हो तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट, उसके बदले में क्या कर दिया आपने, प्रेफरेंस शेयर दे दिए, ठीक है। तो जैसे बोल रहा है कि अगर आपने डिबेंचर टू प्रेफरेंस शेयर, तो नॉन करंट से नॉन करंट, तो एप्लीकेशन होगी नहीं। तो एप्लीकेशन कब होती है, नॉन करंट से करंट या करंट से नॉन करंट। तो ऐसे सोच लीजिए, परचेज ऑफ एनी नॉन करंट और फिक्सड, इसमें भी देखिए वही बताया मैंने कि बिल्डिंग खरीदी, लैंड, फर्नीचर, मशीनरी, कोई आपने नॉन करंट फिक्स एसेट या नॉन करंट असेट खरीदी, फिक्स एसेट बोलते हैं या नॉन करंट असेट। नॉन करंट में और क्या आता है, आपने लॉन्ग टर्म लोन या एडवांसेस ले लिए, ठीक। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म लोन या एडवांसेस ले लिए तो वो तो सोर्स में आएंगे। अगर आपने पेमेंट कर दिया, जैसे मैंने लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की बात करी, हाँ, तो जब अगर आप पेमेंट करोगे तो उस केस में तो आपका जाएगा ही जाएगा। वैसे ही यहाँ पे अगर हम क्या बोलेंगे कि हमने फर्नीचर खरीदा, ठीक, तो फर्नीचर खरीदा तो हमने पेमेंट किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, एप्लीकेशन है, बिल्कुल ठीक है। इन्वेस्टमेंट खरीदा तो इन्वेस्टमेंट टू बैंक, एप्लीकेशन है। तो ये सारा पार्ट इसमें आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, हावर ए फिक्स असेट आर परचेज फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर। देखिए ये तो आपने बार बार देखा कि अगर आपने फिक्स रेट खरीदी, किसके बदले में, आपने फिक्स रेट खरीदी और सामने वाले को शेयर दे दिए, तो फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो ये नॉन करंट से नॉन करंट। अगर आपने डिबेंचर दे दिए तो वो भी नॉन करंट से नॉन करंट, तो उस केस में कोई करंट पार्ट नहीं आ रहा, इसलिए हम क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फंड नहीं है, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड कब होगा, जब आप नॉन करंट से करंट का पार्ट कर रहे हो।
पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्स, ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आप एप्लीकेशन ऑफ फंड मान रहे हो तो इस केस में हम इसे नॉन करंट लायबिलिटी मानते हैं और इसको पे भी करते हैं, और एडजस्टेड पीएनएल में इसको क्या करते हैं, जितना एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, याद रखना एक्चुअल पेमेंट और एप्रोप्रिएशन अलग हो सकता है, क्योंकि जब भी डिविडेंड क्या होता है, प्रपोज होता है, ठीक है, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में होता है, और जो डिक्लेयर होता है वो एनुअल जनरल मीटिंग में होता है। तो उस वक्त तक क्या पता सिचुएशन चेंज हो जाए, तो ज़रूरी नहीं है जितना प्रपोज किया उतना ही जनरल मीटिंग में पे करना पड़ेगा, कुछ चेंज भी हो सकता है, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, आपने जितना प्रपोज किया उतना तो आपने पीएनएल से चार्ज कर दिया, और जितना आपने पे किया वो आपने एप्लीकेशन ऑफ फंड में दिखा दिया, अगर आप एप्रोप्रिएशन मानते हो तो, अगर आप एप्लीकेशन ऑफ फंड के फॉर्म में मानते हो तो। इट इज़ द एक्चुअल पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मे बी इंटरिम डिविडेंड एंड टैक्स विच शुड बी टेकन एज एन आउटफ्लो ऑफ फंड एंड नॉट द मेयर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड और क्रिएटिंग ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। इसका मतलब जितना आप क्रिएट कर रहे हो, जितना आप प्रोवाइड कर रहे हो, जितना आप पीएनएल से चार्ज कर रहे हो, वो आपको एप्लीकेशन में नहीं दिखाना, जितना आप एक्चुअली पे कर रहे हो वो दिखाना है। पर कभी कभी मैंने क्या बोला, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे तो जितना आपने पे किया है उतना ही क्या होगा, वो उसमें चले आएगा, पीएनएल में चले आएगा। लेकिन अगर आपको बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जिसमें मैंने आपको बताया कि वो क्वेश्चन आपको करना है 2019 और 2020, और आपको प्रोविजन फॉर टैक्स या प्रपोज डिविडेंड दे दे और एक जगह 20 और 15 दे दे, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ लेकिन मैं बताऊँगा नहीं, क्योंकि ये आपको सॉल्व करना है कि आप 19 में क्या करोगे, यानी उस ईयर में पर्टिकुलर क्या करोगे, किसको पे करोगे, कितना पे करोगे, ये आपको बताना है। कि अगर क्वेश्चन में कुछ ना दे रखा हो और आपको प्रोविजन फॉर टैक्स बना के दे रखा है, प्रपोज डिविडेंड बना के दे रखा है, और नीचे ये इन्फॉर्मेशन ही दे रखी कि कितना पे करना है या कितना पीएनएल से चार्ज करना है, और ये बोल रहा है एनी अदर नॉन ट्रेडिंग पेमेंट, उसमें जनरली क्या आते हैं, आपके नॉन ट्रेडिंग पेमेंट से रिलेटेड। जैसे आपने नॉन ट्रेडिंग रिसिप्ट देखी, वैसे आपको बताया कि आपके नॉन ट्रेडिंग पेमेंट हो सकते हैं। देखिए वैसे इसमें एग्जाम्पल में दे रखा है कि द एग्जाम्पल कुड बी ड्राइंग इन केस ऑफ सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप फर्म, कि जनरली पार्टनर क्या करता है या सिंगल जो बिजनेसमैन है वो क्या करता है, ड्राइंग कर लेता है पर्सनल यूज़ के लिए। लॉस ऑफ कैश, जनरली देखो ये कैश हो जाता है, वही एम्बेजलमेंट बोलते हैं जनरली। हम ऐसे बोल सकते हैं कि देखो धीरे धीरे जो भी कैशियर है वो कैश निकालता रहता है, आपको पता नहीं चलता, तो बाद में आपको पता चलता है कि आपका कितना लॉस हो गया, तो आपकी करंट एसेट रिड्यूस हो गई बिना किसी करंट लायबिलिटी को अफेक्ट किए हुए। करंट एसेट रिड्यूस हो जाती है, तभी जनरली हम क्या बोलते हैं कि देखिए अगर आपकी करंट एसेट रिड्यूस हो गई और करंट लायबिलिटी अफेक्ट नहीं रही, तो सामने कौन सा पार्ट आ गया, नॉन ट्रेडिंग का, नॉन करंट से रिलेटेड आ गया, और नॉन करंट से रिलेटेड आ गया तो वो आउटफ्लो ऑफ फंड का पार्ट बनेगा और एप्लीकेशन ऑफ फंड में जाएगा। अगर करंट से करंट पार्ट होता, करंट एसेट कम हो रही है और इसका इम्पैक्ट अगर करंट लायबिलिटी पे पड़ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, करंट करंट, तो हम क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल चेंज नहीं होगी। लेकिन जनरली जो ये आप पार्ट लेते हो, तो जैसे आपने ड्राइंग की बात करी तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आप देखिए कैश क्या आपका करंट असेट है और ड्राइंग या कैपिटल क्या आपकी नॉन करंट है। इसी तरीके से देखिए मैंने आपको ऊपर थोड़ा सा गलत बता दिया होगा गलती से रिसिप्ट में, वहाँ पे मैंने क्या बोल दिया होगा कि क्लेम हमने दिया, वहाँ पे क्लेम दिया नहीं है, क्लेम मिला है। और यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, जो भी हमने कोर्ट में केस हुआ था उससे रिलेटेड कंपनसेशन प्रोवाइड किया, डोनेशन दिया, तो ये पेमेंट से रिलेटेड है। वहाँ पे क्या है, डोनेशन मिला, क्लेम मिला, गिफ्ट मिला, वो सारा पार्ट क्या है, नॉन ट्रेडिंग रिसिप्ट है, और यहाँ पे क्या है, नॉन ट्रेडिंग पेमेंट है। तो ये दोनों आपके किस में दिखाए जाएंगे, वो सोर्स में दिखाया जाएगा, और ये पेमेंट का पार्ट है ये एप्लीकेशन या यूजेस ऑफ फंड में दिखाया जाएगा। ठीक है, अब देखो आपकी नॉलेज के लिए मैंने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का पार्ट कवर कर रखा है, जो मैंने आपको बार बार बताया, इससे लिंक ही है। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर इसको आप करंट लायबिलिटी ट्रीट करोगे तो उस केस में क्या करना है आपको, न तो आपको इसको नेट प्रॉफिट से एडजस्ट करना है, ठीक है, ना आपको एप्लीकेशन ऑफ फंड में दिखाना है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको इसको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में दिखाना है। यहाँ पे मैंने एक और चीज़ नहीं लिखी, मुझे इसको लिखना चाहिए था कि अगर ये चार्ज हो, अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो तो जनरली ये करंट लायबिलिटी के फॉर्म में ट्रीट होता है। और आपको पता है कि रिवाइज शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो भी प्रोविजन फॉर टैक्स और जो भी प्रपोज डिविडेंड का पार्ट है वो किस में दिखाया जाता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, मतलब करंट लायबिलिटी में दिखाया जाता है। तो आपको ऐसा ही ट्रीटमेंट करना है मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है, क्योंकि नीचे मैंने मेरी ओपिनियन भी लिख ली है। वैसे ही अगर आप देखो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को क्या मानते हो, चार्ज नहीं मानते, एप्रोप्रिएशन मानते हो, इसका मतलब नॉन करंट लायबिलिटी मान रहे हो। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट से भी एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब एडजस्टेड पीएनएल में टू साइड में दिखाना पड़ेगा। और जो भी आपने प्रोविजन फॉर टैक्स पे किया है उसको आपको एप्लीकेशन ऑफ फंड में, मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी दिखाना पड़ेगा। यही मैंने बताया। प्रपोज डिविडेंड का भी यही पार्ट है, पढ़ के देख लेना, ठीक है। लेकिन बस याद रख लेना कि ये यही बोल रहा है कि जब भी आप इसको नॉन करंट लायबिलिटी के फॉर्म में दिखाते हो तो जितना आपने पेमेंट किया है
जितना आपने पेमेंट किया है उतना ही आपको एप्लीकेशन ऑफ फंड में दिखाना है, यानी फंड फ्लो स्टेटमेंट में दिखाना है। इट मे बी नोटेड दैट इट इज़ द पेमेंट ऑफ डिविडेंड विच रिड्यूसेज द वर्किंग कैपिटल, क्योंकि जब भी आप डिविडेंड टू बैंक करोगे तब रिड्यूस होगा, न कि P&L अकाउंट डेबिट टू प्रपोज डिविडेंड। लेकिन आपको पता है कि अगर आपने इसको अप्रोप्रिएशन माना है तो उस केस में आपको डिविडेंड को आपने नॉन करंट लायबिलिटी माना है, और जब भी आप नॉन करंट लायबिलिटी मानते हो तो टू बैंक क्या होता है, करंट, और नॉन करंट से करंट होते हुए वो एप्लीकेशन ऑफ फंड से कम हो जाता है। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल बिकॉज इट इज़ ए मेयर अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। तो ये बोला डिक्लेरेशन से कुछ नहीं होता, मतलब इससे कुछ नहीं होता, एक्चुअली जो पेमेंट किया है वो आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड में जाएगा। इस लाइन का मतलब ये, लोगों को पता नहीं चलता कि पता नहीं क्या पर्टिकुलर बार बार बोले जा रहे हैं, लेकिन अगर आपने शुरू से लाइनें पढ़ी हैं जो मैं बोल रहा हूँ उसका एक क्या है इंपॉर्टेंस है, याद रखना। माई ओपिनियन, ये मैंने आपको दे दिया ओपिनियन, ठीक है, पढ़ के देख सकते हैं। इसलिए मैं जनरली इसको किस में मानता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस में मानता हूँ, ठीक है। किसको, प्रपोज डिविडेंड को और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट ए करंट लायबिलिटी, तो याद रखना कि जनरली क्या होता है, एक तरीके से नॉन करंट के फॉर्म में मानी जाती है। जब भी नॉन करंट के फॉर्म में मानी जाती है तो ये ना तो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आती, बस ये P&L से चार्ज हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, P&L में वापस से ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि आप P&L टू प्रोविजन करते हो। जितना भी साल का आप प्रोविजन बनाते हो आप उसकी एंट्री क्या करते हो, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। अगर आपने प्रोविजन क्रिएट किया है तो डेप्रीशिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, इतनी तो एंट्री आपको आती है, और वो डेप्रीशिएशन कहाँ चले जाता है, P&L में चले जाता है। तो नेट एंट्री क्या बन जाती है, P&L टू प्रोविजन बन जाती है, क्योंकि डेप्रीशिएशन कट गया। तो आप नेट एंट्री बोल सकते हो कि अगर आपने P&L टू प्रोविजन किया है इसका मतलब आपने साल का डेप्रीशिएशन चार्ज किया है, पर आपको पता है कि वो नॉन करंट से रिलेटेड है, इसलिए ये बोल रहा है कि ये करंट लायबिलिटी नहीं होती, ठीक। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। फिर आपको बोल रहा है कि डेप्रीशिएशन बताइए कि सोर्स ऑफ फंड होता है क्या। अब देखिए मैंने आपको बताया कि डेप्रीशिएशन जब भी प्रोवाइड करते हैं ये कभी भी कोई फंड इन्वॉल्व नहीं करता। क्यों, क्योंकि आप देखिए इसमें कोई फंड जा रहा है या आ रहा है, यानी आप जो एक्सपेंसेस कर रहे हो वो कैश में पे कर रहे हो क्या, या जो भी पेमेंट कर रहे हो वो कैश में कर रहे हो, या बताओ इससे कोई करंट लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, नहीं, ठीक। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन ऑलरेडी चार्ज टू अराइव एट नेट प्रॉफिट शुड बी एडेड बैक टू दीज प्रॉफिट टू फाइंड आउट द फंड फ्रॉम ऑपरेशन। हमने यही करा ऊपर, हमने क्या करा, जो भी डेप्रीशिएशन या डिप्लीशन का पार्ट है वो वापस से ऐड कर दिया। द फैक्ट दैट डेप्रीशिएशन शुड बी एडेड बैक टू नेट प्रॉफिट डज नॉट मीन दैट डेप्रीशिएशन इज ए सोर्स ऑफ फंड, अदरवाइज ऑल फर्म वुड हैव प्रोवाइडेड हायर अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन टू क्रिएट फंड। इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐड कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि नॉन फंड से रिलेटेड है, ठीक है, या नॉन ऑपरेटिंग से रिलेटेड है। जैसे आपने नॉन ट्रेडिंग पेमेंट का पार्ट बोला कि हमने वापस से ऐड कर दिया, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं उसको नॉन ट्रेडिंग, मैंने आपको पेमेंट बोला था, तो जैसे आपने ऐड कर दिया तो आपने उसको क्या दिखा दिया, एप्लीकेशन ऑफ फंड में दिखा दिया। भैया वो तो होगा ही, क्योंकि जनरली हम क्या बोलते हैं वो नॉन करंट से रिलेटेड है, लेकिन ये क्या एक नॉन फंड पार्ट है, यानी नॉन कैश आइटम है, इससे कैश जा ही नहीं रहा। तो ये बोला डेप्रीशिएशन इज एडेड बैक टू प्रूव एज इट इज़ ए नॉन कैश आइटम एंड डज नॉट अफेक्ट द फंड ऑफ द फर्म। तो ये फर्म के फंड को अफेक्ट नहीं करता, जबकि बाकी सारे देखोगे जो भी नॉन ट्रेडिंग आप पेमेंट का पार्ट देखोगे या नॉन ट्रेडिंग रिसिप्ट का पार्ट देखोगे वो फंड को अफेक्ट करते हैं, इसलिए वो सोर्स का पार्ट भी बनते हैं और एप्लीकेशन का पार्ट भी बनते हैं, ठीक है, जबकि डेप्रीशिएशन को हम नहीं लेते हैं, ठीक। तो 99% केसेस में नहीं लेते हैं, लेकिन ये बोल रहा है लेकिन डेप्रीशिएशन कैन बी टेकन एज ए सोर्स ऑफ फंड इन लिमिटेड सेंस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो जब भी आपके एग्जाम में आए तो मेरे हिसाब से तो आप क्या करना कि डेप्रीशिएशन को सोर्स ऑफ फंड नहीं माना जाता, याद रखना डेप्रीशिएशन को सोर्स ऑफ फंड नहीं माना जाता। लेकिन लिमिटेड सेंस में कैसे माना जाता है, देखिए अगर आपने डेप्रीशिएशन चार्ज किया तो इससे आपका प्रॉफिट कम निकला, प्रॉफिट कम निकला तो आपका टैक्स बचा, टैक्स की लायबिलिटी कम आएगी और टैक्स कम पे करना पड़ेगा, तो इनडायरेक्टली आपका क्या हुआ, सेविंग तो हुई। तो ये यही बोल रहा है डेप्रीशिएशन इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम दैट रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ टैक्सेबल इनकम, देयरफॉर इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर दैट पीरियड इज रिड्यूस, तो आपको कम पे करना पड़ेगा। दस अमाउंट इक्वल टू टैक्स सेव्ड मे बी प्रिज्यूम्ड एज सोर्स ऑफ फंड, तो जितना आपका टैक्स सेव हुआ वो जनरली सोर्स ऑफ फंड माना जा सकता है, ठीक है। तभी क्या होता, पास्ट ईयर के एमसीक्यूज में क्वेश्चन आया था तो वो पूरे के पूरे क्वेश्चन को ही क्या कर दिया गया था, रॉन्ग कर दिया गया था, क्योंकि उसमें कुछ और भी गलती थी। वैसे हम बोल सकते हैं कि उसमें लिखा हुआ था कि डेप्रीशिएशन इज ए सोर्स ऑफ फंड, मैंने जो आंसर दिया था वो 1 दिया था, तो मेरा तो सही था क्योंकि मैंने तो फ्लूक में दे दिया था उस वक्त, और मैंने क्या बोला था कि डेप्रीशिएशन इज ए सोर्स ऑफ फंड नहीं होता, उसमें बोला था कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो उसमें लिखाया था डेप्रीशिएशन इज ए सोर्स ऑफ फंड, तो मैंने बोल दिया नहीं, तो मेरा आंसर भी सही गया। और एक और जो पर्टिकुलर आंसर था दूसरे का, यानी अलग शिफ्ट में हुआ था मेरे हिसाब से उस वक्त पेपर, तो उनका भी दूसरा सही कर दिया गया था, तो वहाँ पे क्या था, आंसर ही रॉन्ग थे सारे के सारे या क्वेश्चन रॉन्ग थे,
क्योंकि जब भी क्या होता है कि ऑफिशियल आंसर की में 9 दे दिया जाता है, 9 का मतलब होता है ऑल का मतलब क्या है, सारे ही ऑप्शन या तो रॉन्ग है या पूरा का पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग है, वो गलत दे दिया, तो उस केस में क्या होगा, आपको बोनस मार्क मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला डेप्रिसिएशन डज नॉट जनरेट फंड बट इट डेफिनेटली सेव फंड। कैसे? अगर मान के चलो कि मैनेजमेंट क्या करता, फिक्स रेट्स को किराए पे ले लेता तो उसको रेंट देना पड़ता, लेकिन उसने फिक्स रेट खरीद ली तो इससे क्या हुआ, जो भी उसको किराया देना था अब वो देना नहीं पड़ा। इट सेव्स ऑन फ्लो ऑफ फंड विच वुड हैव अदरवाइज गोन आउट इन द फॉर्म ऑफ रेंट। अगर उसने किराए पे वो फिक्स रेट ली होती तो वो रेंट देना पड़ता, अब उसको वो रेंट नहीं देना पड़ रहा। तो इस सेविंग को भी हम सोर्स ऑफ फंड के फॉर्म में ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा हम नहीं करते, याद रखना। तो डेप्रिसिएशन एक तरीके से सोर्स ऑफ फंड नहीं माना जाता है, और वो माना जाता है एक तरीके से नॉन करंट का पार्ट। और आपको पता है कि उसके नीचे जो एसेट है वो भी नॉन करंट होती है, और नॉन करंट से नॉन करंट का पार्ट जब आएगा तो हम उसे सोर्स ऑफ फंड नहीं मानेंगे, ठीक। अब देखिए मैंने आपको ये जो क्वेश्चन कराया था बैलेंस शीट से रिलेटेड, तो इसमें मैंने आपको यहाँ तक बता दिया, स्टॉक, बीआर, डेटर, कैश, पुराना देख लेना एक बार। और यहाँ पे देखिए क्रेडिटर, बीपी, और जो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिया था। प्रोविजन फॉर टैक्स क्यों नहीं लिया था, क्योंकि जनरली मान के चलो कि ये एक पार्टनरशिप फर्म की है या कंपनी से रिलेटेड नहीं मानी, या कंपनी से रिलेटेड माने भी तो आप देखना जितने भी आप क्वेश्चन देखते हो, चाहे लेटेस्ट देखते हो चाहे नेट से सर्च करते हो, तो ज़्यादातर केस में ये क्या मान के चलता है, एप्रोप्रिएशन मानता है या चार्ज मानता है, एप्रोप्रिएशन मानता है। जब भी एप्रोप्रिएशन मानता है तो वर्किंग कैपिटल के शेड्यूल में आपको नहीं दिखता, आप देख सकते हैं। देखिए वर्किंग कैपिटल के शेड्यूल में प्रोविजन फॉर टैक्स दिखा क्या, नहीं, तो ना प्रपोज डिविडेंड दिखेगा ना प्रोविजन फॉर टैक्स दिखेगा। लेकिन मैं यहाँ पे ही मानता हूँ, क्योंकि अगर मैं कंपनी के हिसाब से चल रहा हूँ और कंपनी की बैलेंस शीट के हिसाब से चल रहा हूँ तो उसको करंट लायबिलिटी माना जाता है, तो मेरे को यहाँ अच्छा लगता है। देखिए यहाँ लिखने से फ़ायदा क्या होता है कि जब भी आप फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे और इसके नीचे एक एडजस्टेड पीएनएल वर्किंग नोट में बनता है, आपको पता है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन के लिए, तो मुझे ना यहाँ लिखना पड़ेगा जो कि अभी लिखना पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे टैक्स और डिविडेंड को यहाँ नहीं लिखना पड़ेगा, और पीएनएल में टू साइड में भी चार्ज नहीं करना पड़ेगा, जितना वो पीएनएल से चार्ज होता है, याद रखना अलग अलग भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे आपको जो दे रखा है वो दे रखा है कि आपकी शेयर कैपिटल, आपको जब भी क्वेश्चन करना पड़ता है तो आपको पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पूरा करना पड़ता है, जिससे क्या होता है आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है। डेप्रिसिएशन अगर प्लांट पे 4000 और बिल्डिंग पे 4000 चार्ज किया गया है, तो आपको पता है कि ये प्लांट आपको दे रखा है 37 और 36, और बिल्डिंग का पार्ट जो दे रखा है वो 40 और 36 दे रखी है। तो आप देख सकते हैं 4 और 4 चार्ज किया गया है, तो बिल्डिंग के केस में आप देख लीजिए और प्लांट में देख लीजिए, ये वर्किंग नोट बना हुआ है। तो देखिए आपका टू बैलेंस और बाय बैलेंस, ये 37 और ये 36, कितना डेप्रिसिएशन था, 4000, ठीक है, जो आपका एडजस्टेड पीएनएल में भी जाएगा, याद रखना एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट में भी जाएगा। तभी देखिए इसने डायरेक्ट कर रखी है एंट्री, आप बाय डेप्रिसिएशन भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा, इसने डायरेक्ट पीएनएल से चार्ज किया हुआ है क्योंकि इसको एडजस्टेड पीएनएल में दिखाना है, तो इसने ऐसे कर दिया। अगर आप पीएनएल में टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग भी दिखाओगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये 4 और 4 का पार्ट, तो आप देख सकते हो 36 + 4 40, यहाँ पे तो कोई गैप नहीं बचा, लेकिन यहाँ पे देखिए 40 और 37 का गैप 3000 है। जब आपका प्लांट का पार्ट यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आए तो हमेशा वो परचेज से रिलेटेड ही होता है, तो आप टू बैंक या टू कैश करते हो। अब आपको पता है कि अगर आपने प्लांट परचेज किया है और आपका ये नॉन करंट है और ये करंट है, तो ये क्या आएगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड में। तो आपको जब भी कभी नहीं आ रहा बड़ा क्वेश्चन तो कैसे करते हैं हम, तो आप नॉन करंट और करंट का पार्ट देखिए, और याद रखिए कि पीएनएल का जो पार्ट है वो एडजस्टेड पीएनएल में चले जाएगा, बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आप देखिए आपको जब एडजस्टेड पीएनएल में दिखा देता हूँ, ये रहा, देखिए टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग और टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कर रखा है। यहाँ पे बाय बैलेंस दे रखा है, बैलेंस शीट का देख लेना, पीएनएल का पार्ट उसमें 16 और 13 दे रखा होगा, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, ठीक है। और जितना आपने पे किया है जो कि प्लांट टू कैश था, कितना था, 3000, तो ये देख लेना, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट में दिखा रखा है परचेज ऑफ प्लांट। इस तरीके से एक एक करके कवर करते जाना है आपको, और आपको सिंपल बनेगा पार्ट, ठीक। फिर अगला आपको क्या देखा है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना था, 19000 था, वाज मेड ड्यूरिंग द ईयर 2013। आप देखिए 16 और 18 दे रखा है, अगर मैं 2012 का बोलूँगा तो बाय बैलेंस, ठीक है, और 2013 का बोलूँगा तो टू बैलेंस। अगर आपने मेड किया ना कि पेड, मेड किया तो मतलब क्या करा, आपने बनाया तो मतलब आपने पीएनएल से चार्ज किया, ठीक है। आपने प्रोवाइड किया तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन कितना आएगा, 19, तो आप देख सकते हैं 16 + 19 यहाँ पे आएगा, और उसमें से जैसे टू बैलेंस 18 लेस हो जाएगा इसमें से, तो कितना बचेगा, टू बैंक,
उतना आपका क्या होगा, वो पे होगा, और उतना आपका वो एप्लीकेशन ऑफ फंड में दिखाया जाएगा। अब एप्लीकेशन में क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया इसको एप्रोप्रिएशन माना जा रहा है। तो आप देख सकते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स का, तभी मैं बोलता हूँ टाइम लगता है क्योंकि आपको पर्टिकुलर्स हर पार्ट समझाना पड़ता है। तो देखिए बाय बैलेंस 16 है, टू बैलेंस है, ये टू बैलेंस कैरिड डाउन है, गलती से बीडी दे रखा है क्योंकि यहाँ मैंने कहीं से प्रिंट लिया है तो उनकी गलतियाँ होती है, क्या करें। तो अब देखिए यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स टू कैश निकल के आया, तो कैसे निकल के आया, ये पीएनएल बना हुआ था। आप देख सकते हैं आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की सेकंड लाइन में दे रखा था। तो 35 में से 18 गया 17, इतना आपका एप्लीकेशन में आएगा और इतना आपका एडजस्टेड पीएनएल में देख लेना आप, टू प्रोविजन दिख जाएगा। और अगर मैं इसको करंट लायबिलिटी मान लेता ना, और मैं 16 और 18 डायरेक्ट करंट लायबिलिटी में दिखा लेता, तो ना मुझे ये करना पड़ता, ठीक है, यानी मुझे ये बनाना ही नहीं पड़ता, और ये पार्ट नहीं आता, यहाँ भी नहीं आता, और फंड फ्लो स्टेटमेंट में जो ऊपर बता रहा हूँ वहाँ भी नहीं आता। वहाँ देख लेना टैक्स पेड आ रहा होगा, ये रहा, ये आ रहा है। तो आपको पता है ये हो गया, ये हो गया, इस तरीके से आपका जल्दी पार्ट होता जाता है। ये वर्किंग कैपिटल का पार्ट हमने पिछली वीडियो में निकाला था, तो हमें पता है कि इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 7000, ये चाहे आप बाद में भी लिख के देख सकते हो, बैलेंसिंग फिगर से भी वही का वही आएगा, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा, ठीक, कि आपका सही है या नहीं है। अब लास्ट लाइन क्या देखिए, इंट्रीम डिविडेंड। अब देखिए इंट्रीम डिविडेंड को भी अगर आप प्रपोज डिविडेंड में इंक्लूड करते हो, जो कि शेड्यूल के हिसाब से होता है, तो आपको क्या था, अगर करंट लायबिलिटी में दिखा देते तो वर्किंग कैपिटल में हो जाता सारा पार्ट। और इंट्रीम डिविडेंड क्या है, करंट लायबिलिटी में दिखाते नहीं है। वैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर प्रपोज की तरह मानते, प्रपोज डिविडेंड की तरह, तो इसका कुछ भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे तो क्या माना गया, एप्रोप्रिएशन माना गया। तो जनरली इंट्रीम डिविडेंड टू बैंक होता है, और इंट्रीम डिविडेंड को नॉन करंट माना जाता है और टू बैंक को करंट माना जाता है। तो आपको पता है कि वो क्या होगा, पे भी होगा। तो आप देख सकते हैं ये इंट्रीम डिविडेंड टू बैंक यहाँ पे 8000 आपका आ गया, और एडजस्टेड पीएनएल में आप देख लेना ये रहा, और पीएनएल से भी चार्ज होगा। तो जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स में आपने क्या करा, आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखे थे, इंट्रीम डिविडेंड में नहीं दे रखा था। तो अगर आप एप्रोप्रिएशन मानते हो तो उतना आप पे करोगे और उतना ही पीएनएल से चार्ज करोगे। लेकिन अगर आपका बैलेंस दे रखा है तो क्वेश्चन में आपको क्या बोल रखा है, अगर क्वेश्चन में आपको कुछ ना बोले, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए नहीं बोलता, अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए 19 नहीं बोलता, तो आप क्या बोलते कि ओपनिंग पे हो जाता है और क्लोजिंग कहाँ चले जाता है, पीएनएल में चले जाता है। अरे मैंने आपको बता ही दिया, चलो अब तो आप वो सॉल्व कर लोगे। जब भी प्रपोज डिविडेंड प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए कुछ ना बोले तो ओपनिंग क्या हो जाता है, पे हो जाता है, यानी जो बाय बैलेंस है 16 वो टू बैंक हो जाएगा, और जो टू बैलेंस कैरिड डाउन है वो बाय पीएनएल हो जाएगा। क्योंकि पिछले साल का इस साल पे तो करना ही पड़ेगा, और इस साल जो हमने क्रिएट किया ये मान के चलेंगे कि इस साल हमने 18000 का प्रोविजन बनाया। अगर कुछ ना बोले लेकिन यहाँ पे बोल दिया, तो यहाँ बोल दिया तो आपने पीएनएल उतना बनाया था, तो आपने 19 यहाँ चार्ज किया था। तो 19 + 16 35 में से 18 गए थे, तो आपका 17,000 पेमेंट निकला था। ठीक, अब देखिए मैंने सारे एडजस्टमेंट बता दिए, तो आपको पता है कि अब आपका क्या बचा, गुडविल। अब देखिए गुडविल में कोई चेंज नहीं है, बिल्डिंग आपने कर लिया था, प्लांट आपने कर लिया था, इन्वेस्टमेंट 10 से 11, तो इसका मतलब आपने 1000 के इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो आप देख लेना परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट का पार्ट आपको 1000 दिखा रहा होगा फंड फ्लो स्टेटमेंट में। तो देखिए प्लांट का मैंने बता दिया, ये बता दिया, टैक्स पेड आपको बता दिया, इंट्रीम डिविडेंड बता दिया, ठीक है, वर्किंग कैपिटल भी मैंने आपको बता दिया। तो आप चाहे तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन भी निकाल सकते थे, ठीक। फिर भी चलो आप ऊपर जाके एक बार देखना इस साइड कि कोई है क्या। जनरल रिजर्व आपको दे रखा है 14 से 18, तो ट्रांसफर टू रिजर्व कितना है 4000, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट, एडजस्टेड पीएनएल टू रिजर्व। और देखिए 16 और 13, बाय बैलेंस कितना है 16, टू बैलेंस कितना है कैरिड डाउन 13, और ये सारा का सारा आपका लायबिलिटी का पार्ट था। ये टैक्सेशन का हमने कर ही दिया पीएनएल में। डाउटफुल डेट्स हमने क्या करा, करंट लायबिलिटी में कर दिया था। तो जब भी आपको करंट असेट्स के प्रोविजन दे रखे हैं तो आप वो वर्किंग कैपिटल वाले चेंजेस वाले शेड्यूल में दिखाइए। तो आप एडजस्टेड पीएनएल देख लीजिए। तो आपका जो पार्ट है 444, प्रोविजन फॉर टैक्स 19, इंट्रीम डिविडेंड 8, और देखिए 16 और 13, तो आपका जो डिफरेंस है वो 36 आएगा। और ऊपर जब आप फंड फ्रॉम ऑपरेशन को सोर्स ऑफ फंड में दिखाओगे, सोर्स ऑफ फंड में और कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमने ना कुछ बेचा है और ना हमने कुछ इशू करा है, ठीक है। अगर मैं शेयर कैपिटल इशू करता, डिबेंचर इशू करता तो यहाँ दिखा लेता, लेकिन यहाँ पे ऐसा है ही नहीं। तो देख सकते हैं 36 का पार्ट अभी भी ज़्यादा आ रहा है, और इसमें से ये सारे लेस होंगे तो ये वर्किंग कैपिटल निकल के आ जाएगी, जो कि इससे मैच कर जाएगी और आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो देखिए 9 to 10 मिनट लगे, लेकिन आपका आंसर आ गया। इसी टाइप से क्या करें, गूगल पे सर्च कीजिए कि फंड फ्लो स्टेटमेंट एग्जाम्पल्स, तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। आप इमेज पे जाइए, उसके नीचे आपको क्या हो जाएगा, बहुत सारे लिंक दिख जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे इलस्ट्रेशन दिख जाएंगे और आपके क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे, ठीक है।
अब हम देख रहे हैं यूजेज एंड सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। मेरे हिसाब से ओनली 10 मिनट का पार्ट है और आपका सारा पार्ट कवर। देखिए, अब यूजेस की बात कर रहा है तो जनरली बोल रहा है कि एसेंशियल टूल है फाइनेंशियल एनालिसिस का, क्योंकि मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल एनालिसिस में बहुत सारे पार्ट आते हैं। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आता है, आपने इससे पहले वीडियो में रेशो का पार्ट देखा। उससे पहले आपने जनरली जो नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया वो भी एनालिसिस के लिए काम में आता है, डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है। फिर अगर आपने ट्रेंड रेशो देखा हो, ट्रेंड एनालिसिस का पार्ट देखा हो, कंपैरेटिव कॉमन साइज बैलेंस शीट और पीएनएल का पार्ट देखा हो, जिसको आप कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉमन साइज बोलते हैं, रेशो, फंड फ्लो, कैश फ्लो, ये सारे फाइनेंशियल एनालिसिस के पार्ट हैं। तो उसमें से एक ये पार्ट भी है, ये बोल रहा है। और याद रखना कि जनरली ये इंटरनल यूजर यानी मैनेजमेंट ही काम में लेता था। ये बोला है इट इज़ ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके लिए काम आता था। लेकिन नाउ डेज आजकल ये फाइनेंशियल एनालिस्ट भी यूज़ कर रहे हैं। क्रेडिट गारंटी ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन जो क्रेडिट ग्रांट करते हैं, जनरली आपको पता है, तो बहुत सारे क्रेडिट रेटिंग इंस्टीट्यूशन जो कि आपको क्रेडिट रेट कर रहे होते हैं, क्रेडिट दे रहे होते हैं, तो आपसे फंड फ्लो स्टेटमेंट भी मांग लेते हैं, तभी जाके वो आपको क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी तो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, वो आपको लोन भी अच्छा प्रोवाइड करने की करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजर इस तरीके से क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल यूज़र भी इनकी हेल्प ले रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ये काम आता है वो इंटरनल के लिए काम आता है। अगर मैं कैश फ्लो की बात करूँ तो वो एक्सटर्नल पर्पज़ के लिए काम आ सकता है, एक्सटर्नल यूज़र के लिए काम आता है। ठीक है। बेसिक पर्पज ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट इज टू रिवील द चेंजेस इन द वर्किंग कैपिटल ऑन टू बैलेंस शीट डेट। अब आपको पता है कि देखिए, अगर वर्किंग कैपिटल अफेक्ट हो रही है तभी तो फ्लो ऑफ फंड है, तभी तो सोर्स और एप्लीकेशन का पार्ट है। अगर वर्किंग कैपिटल अफेक्ट हो ही नहीं रही, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो आप देख सकते हैं करंट से करंट सिर्फ वही की वही वर्किंग कैपिटल आ रही थी, कोई चेंज नहीं हो रहा था। चाहे करंट असेट से करंट लाइबिलिटी, चाहे करंट असेट से करंट असेट, चाहे करंट लाइबिलिटी से करंट लाइबिलिटी, कुछ भी बोलिए, तो आपको पता है जहाँ करंट का पार्ट आ गया चेंजेस नहीं होगा। आपको पता है कि वर्किंग कैपिटल जब भी अफेक्ट होती है तो उसमें नॉन करंट और करंट का पार्ट होना चाहिए। इट ऑल्सो डिस्क्राइब द सोर्सेज फ्रॉम विच एडिशनल वर्किंग कैपिटल हैज़ बीन फाइनेंस, और इसका यूज़ कहाँ किया गया है, एंड द यूजेज टू विच वर्किंग कैपिटल हैज़ बीन अप्लाइड। इसका मतलब वर्किंग कैपिटल को कहाँ से फाइनेंस किया गया, तो आपने लोन लिया, वो एक सोर्स हो गया, आपने डिबेंचर इशू करे, आपने शेयर कैपिटल इशू करे, आपने अपनी मशीनरी फिक्सड बेच दी तो सोर्स हो गया। फिर आपने पेमेंट किया प्रेफरेंस शेयर का, डिबेंचर का, नॉन ट्रेडिंग पेमेंट की बात आ गई। ठीक, तो इस तरीके से आपके बहुत सारे पेमेंट के पार्ट आ गए, तो वो सारा का सारा एप्लीकेशन ऑफ फंड का पार्ट आ गया। आपने मशीनरी खरीद ली, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स एसेट, वो सारा पार्ट आपका एप्लीकेशन में आ गया। तो ये बोल रहा है ये जो स्टेटमेंट है पर्टिकुलरली यूजफुल इन असेसिंग द ग्रोथ ऑफ द फर्म, इट्स रिजल्टिंग फाइनेंशियल नीड एंड इन डिटर्मिनिंग द बेस्ट वे ऑफ फाइनेंसिंग दीज नीड बाय मेकिंग यूज ऑफ प्रोजेक्टेड फंड फ्लो स्टेटमेंट द मैनेजमेंट कैन कम टू नो द एडिक्वेसी और inadequacy ऑफ वर्किंग कैपिटल इवन इन एडवांस. One can plan the intermediate and long-term financing of the firm, repayment of long-term debt, expansion of the business and allocation of resources. तो जनरली एक तरीके से यूजेस का पार्ट बता रहा है कि फर्म की ग्रोथ के लिए पर्टिकुलर स्टेटमेंट बनाना जरूरी है कि आपकी फाइनेंसिंग नीड क्या है, ठीक है, और बेस्ट वे क्या है कि आपके पास लॉन्ग टर्म लोन का सोर्सेज क्या क्या है वो देख सकते हो। डेबेंचर्स के थ्रू आप ले सकते हो फाइनेंस का पार्ट, या एक्सटर्नल पार्ट ज़्यादा हो गया तो आप इंटरनल का और अरेंज कर सकते हो, मतलब शेयर कैपिटल और इशू कर सकते हो। तो वो सारा पार्ट आ गया। आपको लोन का पेमेंट कैसे करना है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट का पार्ट तो नहीं आ रहा, तो इसके लिए आप और फाइनेंस की कैसे हेल्प लोगे जिसमें ज़्यादा आपकी कॉस्ट ना लगे। तो सोर्सेज आपको ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जिससे आप एप्लीकेशन कर सको, मतलब पेमेंट कर सको। अब देखिए सिग्निफिकेंस में बोल रहा है इट हेल्प्स इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशन। अब देखिए ये तो आपको नॉर्मल पता ही है जो मैंने पूरा पर्टिकुलर पार्ट में बताया है। देखिए जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं, आपको पता है नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो वो क्या बताता है आपको, नेट इफेक्ट, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा कि एसेट्स की क्या है, लायबिलिटी। मैंने पहले पॉइंट में ही, यानी पहली वीडियो का जो शुरू के पॉइंट है उसमें बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे लोन क्या है, शेयर कैपिटल क्या है, लेकिन चेंजेस नहीं बता रहा। तो जब भी आपको एसेट्स और लायबिलिटी के बीच में चेंजेस डिस्क्लोज करने हैं, उसके कारण क्या है, तो उस केस में फंड फ्लो स्टेटमेंट काम आ जाता है। तो बैलेंस शीट हमेशा आपको स्टैटिक व्यू देती है, जो भी बिजनेस के रिसोर्सेज हैं और इन रिसोर्सेज को कहाँ यूज़ किया गया, मतलब एक पर्टिकुलर तारीख को यानी 31 मार्च को डेट को आपको एसेट और लायबिलिटी बता रही है, लेकिन डिफरेंस नहीं बता रही, मूवमेंट नहीं बता रही। तो जब भी आपको फंड का मूवमेंट देखना है तो उसके लिए आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, फंड फ्लो स्टेटमेंट की लेनी पड़ेगी। तो ये बोल रहा है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट एक तरीके से यही बताएगा, और ये बताएगा कि आपकी लिक्विडिटी पोजीशन पे क्या इफेक्ट हुआ है। ठीक है, कभी कभी फर्म क्या करती है, बोल रहा है प्रॉफिटेबिलिटी ऑपरेट करती है, और इसके अलावा बोल रहा है येट इट कैश पोजीशन में बिकम मोर एंड मोर वर्स। ये कभी कभी क्या होता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू आपको पता चल जाता है
कि यार आप प्रॉफिटेबिलिटी ऑपरेट तो कर रहे हो लेकिन आपके पास कैश की पोजीशन इतनी नहीं है, यानी प्रॉफिट तो हो रहा है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट है, लेकिन इसके अलावा जितने पार्ट देखोगे वो है ही नहीं। तो आपकी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज में शो हो रही है, जबकि शो क्या होनी चाहिए थी, इंक्रीज में। मतलब सोर्सेज का पार्ट ज़्यादा होना चाहिए था, आपको लगा कि यार मेरा फंड फ्रॉम ऑपरेशन अच्छा है, पर ज़रूरी नहीं है कि आपका जो प्रॉफिट है वो होने से आपकी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज का पार्ट हो, यानी सोर्सेज ज़्यादा हो। क्या पता एप्लीकेशन का पार्ट ज़्यादा हो, आपने बहुत ज़्यादा पेमेंट किया हो, क्योंकि आपको पता है आपने फाइनेंस बहुत ज़्यादा पहले के ले रखे थे, तो आपके पास कैश का इतना रिसोर्सेज नहीं है और जो भी था वो चले गया। तो उस केस में आपका कम भी हो सकता है, ये बोल रहा है। इट थ्रो लाइट ऑन मैनी परप्लेक्सिंग क्वेश्चंस ऑफ जनरल इंटरेस्ट विच अदरवाइज मे बी डिफिकल्ट टू बी आंसर्ड। ठीक है, तो ये बोल दिया वाई वर द नेट करंट एसेट लेसर इन स्पाइट ऑफ हायर प्रॉफिट एंड वाइस वर्सा, कि नेट करंट एसेट इतनी कम क्यों है चाहे हमें हाई प्रॉफिट भी हो रहा है, या उसका उल्टा कि नेट करंट एसेट ज़्यादा होते हुए भी हमें लोअर प्रॉफिट क्यों हो रहा है। ठीक, वाई मोर डिविडेंड कुड नॉट बी डिक्लेयर्ड इन स्पाइट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट, हाउ वॉज इट पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट मोर डिविडेंड दैन द प्रेजेंट अर्निंग, वॉट हैपन टू द नेट प्रॉफिट, वेयर डिड दे गो। क्योंकि देखिए आपको एक अवेलेबिलिटी पता है कि हमारे पास क्या क्या फंड है और क्या क्या सोर्स है, या मान के चलो इन्वेस्टर अगर देखना चाहता है तो उसको पता चल जाएगा कि फर्म अगर प्रॉफिट कमा रही है तब भी हमें डिविडेंड क्यों नहीं दे रही, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा पार्ट पेमेंट में जा रहा है, एप्लीकेशन ऑफ फंड में जा रहा होगा। वॉट हैपन टू द प्रोसीड ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट, जो भी फिक्स एसेट बेची उसका कहाँ पे यूज़ किया गया होगा, तो आप वो एप्लीकेशन में देख सकते हो। जो भी शेयर इशू करे, डिबेंचर करे, कि भाई सोर्सेज में तो इतना दिखा रहा है और एप्लीकेशन में इतना यूज़ नहीं करा, और वर्किंग कैपिटल इंक्रीज दिखा रही है। अब वो वर्किंग कैपिटल में आप जाके देखोगे तो आपको इतना पार्ट दिख ही नहीं रहा कि भाई इतने तो ऑपरेशन ही नहीं हुए, इतनी सेल ही नहीं हुई, तो इन्होंने कुछ घपला किया है, वो पता चल जाएगा आपको। वॉट आर द सोर्सेज ऑफ रीपेमेंट ऑफ डेट, हाउ वॉज द इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, जो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई है उसको फाइनेंस कैसे किया गया, मतलब सोर्सेज कहाँ कहाँ से अरेंज किए गए और कैसे वो फ्यूचर में फाइनेंस की जा सकती है, वो पर्टिकुलर फॉर्म को देखने को मिल जाएगा। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रियलिस्टिक डिविडेंड पॉलिसी। ठीक, देखिए कभी कभी क्या होता है, फर्म के पास ये बोल रहा है बहुत सारे प्रॉफिट अवेलेबल होते हैं डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लेकिन तब भी बोलता है कभी कभी ये एडवाइजेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि लिक्विड का अभाव होता है, लैक ऑफ लिक्विड, या कैश रिसोर्सेज इतने नहीं होते हैं। तो आपके पास कैश रिसोर्सेज नहीं है लेकिन आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, तो कभी कभी कंपनी क्या करेगी, प्रॉफिट देने की नहीं करेगी, वो बोलेगी अगर मेरी लिक्विड पोजीशन स्ट्रांग है तभी दूंगी। तो इन सच केसेस ए फंड फ्लो स्टेटमेंट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ रियलिस्टिक डिविडेंड पॉलिसी, कि कितना डिविडेंड देना है, ये नहीं कि रिजर्व एंड सरप्लस देखते ही दे देना है, आपके पास कैश या कैश से रिलेटेड रिसोर्सेज भी होने चाहिए। इट हेल्प इन द प्रॉपर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो आपको पता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और आप ये थोड़ी बाहर से लोन लेते जा रहे हो, डिबेंचर इशू करते जा रहे हो, तो इस केस में तो आप इंसॉल्वेंसी की तरफ बढ़ जाओगे, क्योंकि इक्विटी के साथ आपको डेट का एक प्रपोर्शन यूज़ करना है और ज़्यादा यूज़ नहीं करना, क्योंकि आपको रिस्क नहीं लेनी, क्या पता इंटरेस्ट की कॉस्ट आपकी ज़्यादा हो जाए। तो ये बोल रहा है फंड फ्लो स्टेटमेंट जो भी हम प्रोजेक्टेड बना लेंगे, यानी पहले से ही बना लेंगे, तो हमें क्या हेल्प करेगा, फ्यूचर डिसीजन लेने में या फ्यूचर से रिलेटेड मैनेजरियल डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। ठीक, फर्म पहले से ही प्लान कर लेगी कि कैसे रिसोर्सेज का डिप्लॉयमेंट किया जाए एंड अलोकेट देम अमंग वेरियस एप्लीकेंट, और उनको कैसे अलग अलग एप्लीकेंट में यूज़ किया जाए। कहने का मतलब देखिए अगर आपने रिसोर्सेज अरेंज किए तो एक प्रॉपर अरेंज किए, ज़्यादा भी नहीं अरेंज किए। आपको पता है कि बाहर से आपने फाइनेंस कितना लिया, अब उसको अप्लाई क्या करना है, मतलब मशीनरी कौन से खरीदनी है, तो वो भी आपने सोच समझ के ली, ये नहीं कि जैसा आपको किसी ने बोला और वैसे आपने परचेज कर ली। तो एप्लीकेशन भी आपको ढंग से करनी है। इट एक्ट एज ए फ्यूचर गाइड। देखिए सीधी सी बात है, प्रोजेक्टेड फंड फ्लो स्टेटमेंट है, मैनेजर है क्या है, डिसीजन लेगा, उसको पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, उसको नियर फ्यूचर में फेस करनी पड़ेगी क्योंकि उसको फंड की ज़रूरत है। तो जब भी प्रोजेक्टेड फंड फ्लो स्टेटमेंट बताता है तो उसको पता चल जाता है कि उसको फाइनेंस का सोर्स कहाँ कहाँ से लेना है, फिर उसको कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। तो जो भी फ्यूचर नीड है वो उसको पता चल जाएगी, फ्यूचर फंड की वांट है वो पता चल जाएगी, और बहुत सारी प्रॉब्लम है वो पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये बोला द फर्म्स फ्यूचर नीड ऑफ फंड्स कैन बी प्रोजेक्टेड वेल इन एडवांस एंड ऑल्सो द टाइमिंग ऑफ दीज नीड्स। द फर्म कैन अरेंज टू फाइनेंस दीज नीड मोर इफेक्टिवली एंड अवॉइड फ्यूचर प्रॉब्लम। इट हेल्प इन अप्रेजिंग द यूज़ ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक, अब देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए अप्रेजिंग का मतलब तो नॉर्मल आप बोलते हो कि जैसे एक तरीके से बढ़ाना। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि परफॉर्मेंस में क्या बदलाव हुआ, जो हमने देखा था उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस कैसी हुई, जैसे हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, या आपने मुझसे BMN HRM में पढ़ा था, वैसे ही ये बोल रहा है वर्किंग कैपिटल में अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी क्या एफिशिएंसी है, या मैनेजमेंट उसको कैसे यूज़ कर रहा है। तो ये बोल रहा है फंड फ्लो स्टेटमेंट हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग हाउ एफिशिएंटली द मैनेजमेंट हैज़ यूज्ड इट्स वर्किंग कैपिटल एंड ऑल्सो सजेस्ट वे टू इम्प्रूव वर्किंग कैपिटल पोजीशन ऑफ द फर्म। तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल को कैसे यूटिलाइज करना है
ये नहीं कि वर्किंग कैपिटल का आपको फाइनेंस का सोर्स मिल गया तो आप क्या कर रहे हो, वर्किंग कैपिटल जो भी स्टॉक परचेज कर रहे हो, जो भी पेमेंट कर रहे हो लाइबिलिटी का, तो वो ढंग से नहीं कर रहे हो। आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से पेमेंट करना है ताकि आपके पास लिक्विड की पोजीशन भी बनी रहे। क्योंकि जब भी आप एप्लीकेशन का पार्ट अप्लाई करोगे तो आपको ये नहीं कि बहुत सारी मशीनरी परचेज कर लेनी है, बहुत सारा मेटल परचेज कर लेना है वर्किंग कैपिटल के लिए, तो ऐसा पार्ट नहीं है। आपको एक सिस्टमेटिक क्या करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करना पड़ेगा और अपनी फर्म की नीड के हिसाब से काम करना पड़ेगा। इट हेल्प्स नोइंग द ओवरऑल क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ फर्म। देखिए सीधी सी बात है कि आजकल आप देखोगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, बैंक हो गए, जैसे स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, या जो भी प्राइवेट बैंक है वो आजकल फंड फ्लो स्टेटमेंट आपसे मांग रहे हैं। ठीक है, तो ये बोला ऑल आस्क फॉर फंड फ्लो स्टेटमेंट कंस्ट्रक्टेड फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स बिफोर ग्रांटिंग लोन्स टू नो द क्रेडिट वर्दीनेस एंड पेइंग कैपेसिटी ऑफ फर्म। तो सीधी सी बात है, अगर या तो आप क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अपनी क्रेडिट रेटिंग दिलवा दो। अब देखिए कभी कभी वो बायस वाली भी हो सकती है, तो इससे अच्छा आप क्या करोगे, पर्टिकुलर फंड फ्लो स्टेटमेंट जो भी है वो प्रोवाइड कर दोगे नंबर ऑफ ईयर्स के। तो उस केस में ये भी हो सकता है कि देखिए आपकी पोजीशन पता चल जाएगी कि भाई इतना सारा लोन आपने ले लिया या पे कर दिया, तो इसके लिए लिक्विड पोजीशन कहाँ है, तो सोर्स भी पता चल गया और एप्लीकेशन भी पता चल गई। ठीक है, Hence, a firm seeking financial assistance from these institution has no alternative but to prepare fund flow statement। तो पहले जनरली ये इंटरनल यूज़ के काम आते थे मैनेजमेंट के, लेकिन आजकल ये भी मांगने लग गए, तो एक्सटर्नल में भी काम आने लग गए। मॉडर्न तो देखो क्या है, ज़माना है, मॉडर्न मैनेजमेंट है, तो इस केस में क्या है, सामने वाले जो पर्सन फाइनेंस दे रहा है वो भी चाहता है कि मेरा NPA नहीं रहे, मेरी डूबत नहीं रहे, मेरी कोई नॉन परफॉर्मिंग असेट्स नहीं रहे, तो मैं भी एक तरीके से अपने फाइनेंस या फंड को ढंग से यूटिलाइज़ करवाना चाहता हूँ। तो बैंक भी उसी तरीके से अपने क्या देना चाहता है, अमाउंट को देना चाहता है, तो बैंक भी आपसे मांगेगा। अब लिमिटेशन क्या दे रखी है, आप याद रखना, ये बोल रहा है कि ये कोई भी फंड फ्लो स्टेटमेंट सब्स्टिट्यूट नहीं है इनकम स्टेटमेंट का या बैलेंस शीट का। ये बोल रहा है कि आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है सिर्फ वर्किंग कैपिटल के चेंजेस से रिलेटेड, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लिमिटेशन में बोल रहा है इट कैन नॉट रिवील कंटिन्यूस चेंज। अब देखिए आपको पता है कि आपने पिछले साल का पार्ट देखा और इस साल का पार्ट देखा, बीच में क्या चेंज हुआ जनरली वो तो दिखाया ही नहीं। आपको पता है कि 10 लाख का लोन है और डायरेक्ट आपको दे रखा है कि 50 लाख का हो गया, तो अगर कोई बैंक देखेगा तो वो क्या बोलेगा, यार इतना सारा लोन, लेकिन बीच में आपने ये नहीं दिखाया कि आपने 60 लाख का लोन भी लिया था। ठीक है, तो आपका टोटल 70 का हो गया था, फिर आपने उसमें 20 का भी पे कर दिया, फिर आपने क्या करा था 80 का भी लिया था, फिर आपने वो भी पे कर दिया, तब जाके आपको 50 का दिखा रहा है, यानी आपने बहुत ज़्यादा लोन लेके पेमेंट भी कर दिया बीच में, तो ये कंटिन्यूस चेंजेस आपको दिखाई नहीं रहा। तो ये आपको ओपनिंग और क्लोजिंग का पार्ट दिखा रहा है, मतलब पिछले साल का क्लोजिंग का और इस साल का क्लोजिंग का, जिसे हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोल सकते हैं, बिगिनिंग का और एंड का। इट इज़ नॉट एन ओरिजिनल स्टेटमेंट बट सिंपली, ये बोल रहा है अरेंजमेंट नहीं है, सॉरी, बट सिंपली री अरेंजमेंट ऑफ डेटा गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपने बस क्या करा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेटा उठाया और उसका री अरेंजमेंट कर दिया। इसका डिटेल पार्ट तो आपने कवर ही नहीं करा, मतलब इसके अंदर का पार्ट। ठीक है, इंटरनल पार्ट को आपने कवर नहीं करा, बस एक्सटर्नल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट थी उसको कवर कर लिया। इससे अच्छा तो रेशियो एनालिसिस है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि आपस में एक दूसरी एसेट का कंपेरिजन हो सकता है। ठीक, इट इज़ एसेंशियली हिस्टोरिक इन नेचर एंड प्रोजेक्टेड फंड फ्लो स्टेटमेंट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड विथ मच एक्यूरेसी। जनरली क्या होता है, जो भी डेटा होता है बैलेंस शीट का वो क्या होता है, हिस्टोरिकल व्यू पे होता है, आपको पता है, यानी हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे फिक्स रेट दिखाते हैं, हम रिवैल्यूड प्राइस पे जनरली नहीं दिखाते हैं। तो उस केस में क्या होगा, जो प्रोजेक्टेड फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो भी ज़्यादा एक्यूरेसी से नहीं बन सकता। चेंज इन कैश आर मोर इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट दैन द वर्किंग कैपिटल। तो देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट को ये बोल रहा है कि अच्छा पार्ट लिमिटेशन के हिसाब से जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया कि कैश ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है किस केस में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, दैन द वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल में जनरली देखिए यार है ना, फंड फ्लो में हम क्या करते हैं, कैश फ्लो में हम कैश का पार्ट लेते हैं, फंड फ्लो में हम क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं। तो हम कैश के अलावा भी और फैक्टर लेते हैं, तो आपको मैंने बताया था आप स्टॉक का पार्ट, डेटर का पार्ट, करंट इन्वेस्टमेंट, ये सारा पार्ट कवर करते हो, तभी जाके हम क्या बोलते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट आ रहा है। और देखिए मैंने आपको ये बताया था, प्रोफेसर एंथोनी ने अपनी बुक में बताया था कि वेयर गॉट का मतलब क्या होता है, सोर्सेज ऑफ फंड, और वेयर गॉन का मतलब है कहाँ गया, यानी जो सोर्सेज था उसको आपने कहाँ यूज़ किया, एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो फिर इसके बाद मैंने समरी बता दी थी, तो ये पार्ट आपका हो ही गया था। करंट से करंट नहीं होता, नॉन करंट से नॉन करंट नहीं होता, लेकिन करंट से नॉन करंट, नॉन करंट से करंट होता है। ठीक है, यानी फ्लो फंड। फिर आपका ये प्रोसीजर सारा बता दिया था, उसके बाद सीधा इलस्ट्रेशन आ गया था, तो आपका सारा पार्ट कवर हो गया। तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर 2 वीडियो में सारा पार्ट समझ में आ गया होगा। अब मेरे हिसाब से मैं क्या करता हूँ,
जो कैश फ्लो है ना वो करवाने के बाद आपको कैश फ्लो और फंड फ्लो के क्वेश्चन एक साथ कवर करवा दूंगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।